जी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है ना, ये स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन नंबर 7 15 मार्क्स का। फिर टूर इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन स्प्रिंग 24 ही क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर। नोमान इंजीनियरिंग वाला स्प्रिंग 24 क्वेश्चन नंबर 4 10 नंबर। मतलब ये स्प्रिंग 24 के अंदर 35 नंबर का पेपर इसी चैप्टर में से आया और जिसके लिए वो बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। अब ये क्वेश्चन का नंबर देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आए जब जरा यहां पे ये 3 है, ये 4 है और ये 7 है, इसकी पासिंग परसेंटेज देखें। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में 11% लोग पास हुए, क्वेश्चन नंबर 4 में 3% और क्वेश्चन नंबर 7 में 5%। बट रिजल्ट फिर भी ओवरऑल 40% है जो इस दफा है। इस दफा मुझे नहीं पता आईकेएम ने क्या किया। आईकेएम खुद कह रहा है कि मैक्सिमम बच्चे पेपर अटेम्प्ट करके आए, फिर पता नहीं फेल क्यों किया। जो करंट अटेम्प्ट का पेपर था ये नहीं, इसमें रिजल्ट 40% है और इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे पास हो रहे थे वो इन क्वेश्चंस में हो रहे थे, यानी बाकी क्वेश्चंस का रिजल्ट बहुत अच्छा था इन 3 क्वेश्चंस को छोड़ के। तो इसका मतलब है पेपर में अगर कोई 2-4 सवाल अगर बंदे को नहीं भी आते होंगे तो बंदा पास हो सकता है। इसमें से भी आप देखेंगे मैक्सिमम तो 11% लोग वो हैं, क्योंकि 3% और 7% तो 5% तो इसके अंदर भी कवर हो गए, जिन्होंने 35 नंबर का पेपर में फेल है फिर भी पास है, क्योंकि 40% तो रिजल्ट आया। तो इस माइंडसेट से जाना होता है कि जो पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन हमारे पूरे ठीक होने चाहिए, मतलब मोर देन 90% या 70%। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा हर क्वेश्चन कम अज कम अटेम्प्ट हो जाए। उससे ये होता है कि कुछ क्वेश्चन में 100% तो शायद किसी में भी ना आते हो, ये होता है कि चलो किसी में 80% नंबर आ जाते, किसी में 50-70, फिर एवरेज निकाल के हमने 50% तक पहुंचना होता। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग घर से करके आते या करने की कोशिश करते तो आपको वाकई पता चलता है कि ये रिजल्ट वाकई सही दिया है उसने। और अब ये जो नई स्कीम में जा रहा है ना ये पेपर, समझ जाओ कि वो इसी फॉर्मेट में जा रहा है। मतलब अभी तो कैफ 3 था ना, तो कैफ 3 में उसने एक दफा सोचा कि अच्छा मैं सीएमए का पेपर बना रहा हूं, तो उसे ये नहीं पता था कि ये तो कैफ 3 हो गया। लेकिन बाद में जो कल जो लास्ट पेपर था वो बैलेंस था, अच्छा पेपर था, कोई परेशान नहीं होता था। हालांकि मेन क्या था, रिजल्ट दोनों अटेम्प्ट का 40% है। इस अटेम्प्ट में बच्चे रो रहे थे और जो कम रीसेंट अटेम्प्ट थे उसमें बच्चे हंस रहे थे। मतलब इस दफा किसी एक ने नहीं भी कहा कि उनका जी पेपर फेल हो जाएगा, बस वो जो लोग ऐसे अटेम्प्ट करने गए थे या जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था। लेकिन इसमें कोई नहीं कहता था कि मेरा पेपर पास होगा। तो फिर तो आईकैप एक और ही दुनिया है। तो हमें भी एक ही काम है, सीए के अंदर हमेशा आपको कोई भी क्वालिफाइड बंदा मिलेगा ना, वो एक ही बात कहेगा कि भाई पेपर लाजमी दिया करो, पेपर अटेम्प्ट लाजमी किया। ये जो लोग पेपर की एडमिशन फी पे करके अटेम्प्ट नहीं करते ये गलत करते। पेपर में चले जाना चाहिए, जिस हद तक आपकी तैयारी है कितना हो सकता है करके आना चाहिए। तो चले हम फिर इसको देखते हैं। मेन आपको बताने का मकसद कि चले ये जो सर जी अगर पूरी तैयारी ना हो और पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, फेल हो जाएगा। नहीं तो पेपर अटेम्प्ट ना करने से कौन सा पास हो जाता। पेपर अटेम्प्ट करने का एक ये फायदा होता है, बंदे को अगली दफा शर्म आती है, दैट इज एन एसेट। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ही ना तो वो जब बंदा जाता है ना हाल में सारे लिख रहे होते, उसको तो डूब मरने का मुकाम होता है कि मैं ही ऐसा इंसान हूं कि जो कुछ नहीं लिख रहा। फिर अगली दफा कुछ ना कुछ बंदे को फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने ना जाओगे ना, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपकी वही तैयारी होगी, उसी तरह से माइंड सेट होगा जो पिछली अटेम्प्ट में था। ये उस वक्त बंदे को वक्ती तौर पर एक भरोसा या धलासा मिल जाता है कि भाई अगली दफा कमाल पढ़ूंगा, अभी से पढ़ना शुरू कर दूंगा, फलाना ढमकाना। और अभी से भी तो आप तो वही हो ना जो पिछले अटेम्प्ट में थे, तो आप कभी चेंज नहीं हो सकते। आप देख लो सारी जिंदगी आपने यही किया है
और अब अगले 6 महीनों में आप कैसे चेंज हो जाओगे? तो इसलिए बस एक काम करते होते हैं सीए के अंदर कि डेली बेस पे ना हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, चाहे थोड़ा सा डेली बेस पे, अपनी कंसिस्टेंसी। अदरवाइज जो आपकी नेचर है, यहां पर जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके फेल होने की वजह यही होती है, वो कहते हैं जी एंड पे इकट्ठा कर लो, आज तो कुछ था ही नहीं, आज तो सर ने क्लास में कुछ पढ़ाया ही। तो मेन ये चीजें आप लोगों के लिए ना, एग्जामिनेशन तो होता ही होता है, लर्निंग होती है, तो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप कुछ तो सीखो, कुछ तो प्रैक्टिस करो। जैसे अगर आप कोई गेम खेलते हो, तो अगर आपका ट्रेनर नहीं आता तो इसका क्या मतलब है? आप ट्रेनिंग खत्म कर दो, अगले दिन आपकी ट्रेनिंग करने का दिल ही नहीं करेगा। इवन कि एक सिंपल आप जिम की बात कर लो, जो बच्चे जिम करते हैं, अगर वो 2 दिन छुट्टी कर लेना, तीसरे दिन उनका दिल नहीं करता जिम जाने। इसी तरह बाकी चीजें, तो ये भी तुम्हारा प्रोफेशन ही है, तो ये भी वही है। तो इसलिए मैं कहता हूं, मेरी जो जी सजेशन होती है कि अगर आपने एडमिशन फीस दे दी है ना, फिर आप कुछ ना कुछ करने चले जाओ। एक दिन तो पढ़ के जा सकते हो ना, एक दिन कुछ ना कुछ पास पेपर इधर उधर की चीजें देखकर करके आ गए, फिर आपको तसल्ली होगी कि आप पेपर देकर आओगे ना, तो सपोज दैट आपके 30-35 नंबर आ गए, तो आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि मैं तो कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, तो अगर मैं थोड़ा पढ़ के जाऊंगा तो पेपर पास हो सकता जी। तो क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम अच्छा क्वेश्चन, जो सबसे इसका बड़ा क्वेश्चन है उसको ही देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका 5% उसने रिजल्ट दिया है। सुल्तान इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट A, B, C in the same factory. Recently there has been a surge in raw material cost of product A in the international market due to closure of large production site amid the war in Ukraine. ये जब यूक्रेन में, आपको पता पिछले दिनों में वॉर हुई थी, तो उसकी वजह से वो कहते हैं उनको, इसने कोई प्रैक्टिकली डाटा उसने लिया हुआ। कहते हैं डिस्पाइट एफर्ट्स SIL is unable to pass on the increase in the cost of buyer as close substitute of product A are available at the similar price. कहते हैं पहली तो बात है कि वो जंग की वजह से ना कीमतें बहुत बढ़ गई और वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ा पा रहा, क्योंकि बहुत ही क्लोज कंपटीशन है, इस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मौजूद है। अगर वो अपनी कीमत, अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएगा तो लोग उस दूसरी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं SIL रिसर्च डिपार्टमेंट होपफुल ऑफ फाइंडिंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। कहता है उन्हें यकीन है कि वो अगले 12 महीनों में ना जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। Until then the management is considering to discontinue the production and sale of the product A. तो discontinue वाला आ गया। कहते तब तक वो चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन A बंद कर दें। The following information has been gathered to evaluate whether to discontinue the production of A or not. अच्छा, डिस्काउंट मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन जरूर कोई एक फंडामेंटल है ही नहीं, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। अब डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट करनी है या नहीं, हम 2 चीजें देखेंगे, उससे आने वाला रेवेन्यू और उस पे आने वाली कॉस्ट। अगर उसका जो रेवेन्यू है लॉस, वो हमारा लॉस हो जाएगा और जो उसकी कॉस्ट है वो हमारी सेविंग हो जाएगी। अगर लॉस ज्यादा है तो हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, और अगर सेविंग ज्यादा है तो डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें जरूरी नहीं होता कि आप कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंपेयर करें, इसमें ये भी आप कर सकते हो रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेल में से वेरिएबल कॉस्ट पहले ही माइनस हो चुकी है, और रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो फिर आप सिंपल रेवेन्यू को अलग और कॉस्ट को अलग। तो ICAP ने अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर किया। तो ICAP का भी मेन मकसद यही होता है समझाने का कि भाई कोई एक तरीका नहीं है इसका। पेपर में जाकर आपने ये देखना है कि भाई इस प्रोडक्ट को बंद करते हैं तो देखिए ये हमारा 24 लाख का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना। ये जो इसके ऊपर आने वाली कॉस्ट है ये सेव हो जाएगी, और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा रेलिवेंट कॉस्टिंग, कि इसकी वजह से बाकी प्रोडक्ट पे कोई क्या फर्क पड़ेगा, उसकी प्रोडक्ट को कोई फायदा नुकसान होगा या नहीं होगा, वो भी हम देख लेंगे। इसके अंदर जो फिक्स्ड एलिमेंट है, चाहे बंद करो या ना करो, उसने आना ही आना है, तो वो सारी चीजें हम सेग्रीगेट कर देते हैं, हमारा सवाल हो जाएगा। उसने तीनों प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि जनाब सेल मटेरियल A, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एडमिन, फिर सिंपल एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस और नेट प्रॉफिट या लॉस। तो A के ऊपर आय लॉस रहा है, तो इसके बारे में वो ये सोच रहा है कि इसको बंद करे या ना करे।
अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस ना मैनेजमेंट के अंदर ये कहां पे आते होते हैं? ये आते होते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर, मोस्ट ऑफ द केसेस वर्किंग कैपिटल के ऊपर या मशीन की खरीदने के ऊपर। ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा कि हमने फाइनेंस को फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर पढ़ा था कि अगर आपने मशीन खरीदनी है ना तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है स्टॉक, नहीं कैश नहीं, वर्किंग कैपिटल मेन होता है स्टॉक और डेटर्स, स्टॉक और मेन, बाकी तो वैसे कैरिड यानी अकाउंट पेएबल भी वर्किंग कैपिटल में आता है। पैसा हमें किस लिए चाहिए होता है? स्टॉक खरीदने के लिए, और स्टॉक जो अपने पास रखा हुआ है उसके लिए मेन हमें पैसा चाहिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल का मेन मकसद होता है कि आपने अगर स्टॉक अपने पास रखना है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर उधार लेकर स्टॉक लिया हुआ है तो फाइनेंस कॉस्ट है, और अगर अपना ही पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब यह है कि जहां पर पैसा आपका स्टक हो जाए, इसका मतलब है वो आपका फंड या तो लोन लेकर लिया हुआ है या आपका अपना पैसा स्टक हुआ है। लोन है तो फाइनेंस कॉस्ट आपकी कॉस्ट है, और अगर आपका अपना पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। चले यहां पर उसने ये डाटा हमें दे दिया ABC का, और ये उसने कह दिया कि इतने यूनिट A के सेल होते हैं, इतने B के, इतने C के, और टोटल कहता है 80% ऑफ ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज। अब पहले यहां से मैं आपको उस बात का मतलब सिखाता हूं। कहते हैं 80% सेल जो है ना वो आपकी क्रेडिट पे होती है। इसका मतलब है आपका पैसा डेटर्स में इन्वेस्ट हो गया, आपका पैसा डेटर में इन्वेस्ट हो गया, और कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट हो गया? 30 दिन के लिए। 30 दिन की फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी आपको, 30 दिन की आपको फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी। यानी डेटर्स एक्चुअल में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। स्टॉक खरीद के रख लो, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। डेटर्स को जो आपने चीज बेची है, जाहिर सी बात है खरीद के बेची है ना, तो जो खरीदने के ऊपर स्टॉक आपने खरीदा था तो उसके ऊपर जो पैसा आपको लगा, फिर आपने डेटर्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो डेटर्स हमारी अमाउंट होती है बेसिकली करंट एसेट क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि इसको डेटर्स के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। तो वो कहता है जी 80% आपके पास ना सेल्स ऑन क्रेडिट है। अगर मैं यहां पर बताऊं ना तो आपके ऊपर ना 24,000 सेल्स लिखी हुई है, ये तो टोटल सेल्स है, इसका 80% क्रेडिट सेल्स है, और 30/360 या 365 अगर उसने बता दिया तो 365, वरना नॉर्मल मैनेजमेंट के अंदर ना 360 डेज लेते होते हैं, आप 365 भी ले सकते हैं। तो ये जो आंसर आएगा ये बेसिकली आएगा डेटर्स। ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? 30 दिन डेटर्स, और ये इन्वेस्टमेंट डेटर्स है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे तो ये फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी डेटर्स की। ये वैसे क्योंकि उसको शायद पता नहीं था कि अब ये चीजें अलग हो गई हैं, ये चीज अब ना MFA में चली गई, लेकिन ICAP ने यहां पूछ ली है, तो इसलिए हमें भी कहते हैं ना हर तरह से कॉन्शियस रहना चाहिए कि थोड़ी सी शक शुबा वाली बातें भी कंसीडर कर लेनी चाहिए। तो होता सिंपल ये है कि डेटर्स की भी फाइनेंस कॉस्ट होती है कि अगर हम उसको सेल ना करते तो स्टॉक खरीदते भी ना, वो जो पैसा स्टॉक खरीदने पे लगा था वो इन्वेस्ट कर देते। All expenses other than material and labor allocated on the basis of sale value. The material cost include in projected profit and loss account for the next year takes into account the price increase due to the war in Ukraine. कहते हैं उसके अंदर जो प्राइस का इंक्रीज है वो हमने कंसीडर किया हुआ। अगर हम सवाल स्टार्ट करते हैं इनकेस, तो मेन हमने पहले तो लिखना है ना सुल्तान इंडस्ट्री लिमिटेड, और सबसे पहली ऑप्शन हम लिखते हैं कि वेदर डिसकंटिन्यू आर नॉट, तो हम लिखते हैं रेवेन्यू लॉस। आप ना एक पेज के ऊपर ना सोल्यूशन लिख लें साफ सुथरा, बाकी सारा काम वर्किंग में करना है और वो अगले पेजेस के रुपीज एंड 1000 निकाल लें। हमारा रेवेन्यू लॉस कितना होगा प्रोडक्ट ए का? 24,000, ठीक है। हम कंट्रीब्यूशन ही देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू लिखेंगे फिर सारी कॉस्ट लिखेंगे या सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखेंगे? सारी कॉस्ट सेविंग है, अब सिर्फ फिक्स कॉस्ट सेविंग नहीं है। अगर कंट्रीब्यूशन लेना है तो फिर फिक्स कॉस्ट, और वो भी सिर्फ ए वाली। और अगर आपने रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करना है तो फिर सारा रेवेन्यू सारी कॉस्ट। ये बात दिमाग में बैठ गई है ना?
और क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसलिए इस मेथड से करा रहा हूं, वरना मेरा दिल करता है मैं कंट्रीब्यूशन से करूं, क्योंकि तरीका वही है हमारा। लेकिन आई कैप ने जिस मेथड से किया हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि वो मेथड भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि पेपर में वहां पर अगर कहीं भी आप स्टक होने लगो ना, तो आपके पास दूसरा रास्ता होगा, इतना रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अब आ जाएंगे कॉस्ट सेविंग। हमारी कॉस्ट कितनी सेव होगी? मटेरियल तो हमारा सेव हो गया ना, 12,000। अब लेबर के बारे में नीचे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि आपने तो पेपर में सवाल हल करना है ना, सारा सवाल पढ़ के आए। जरा पॉइंट नंबर 3 पे है, 4 पे एक एक पॉइंट को हल करना है हमने। और पूरे सवाल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं टेक्निकल? एक। और आई कैप जानबूझ के वो स्टार्ट में रखता है। अब आप देखना ये सवाल पे, फिर उसके बाद देखना कि ये 15 नंबर का सवाल था, तो इसमें सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था जो टेक्निकल था, बाकी तो काम आसान था। अगर मैं ये पॉइंट नंबर 4 छोड़ के अगला सवाल कराऊंगा ना, तो अगले 5 मिनट में सवाल हो जाएगा, लेकिन इसी में टाइम लगना है। लिखा हुआ है SIL एम्प्लॉय डायरेक्ट लेबर 30 इंप्लॉइज। ये एक ही है या SIL के हैं? SIL के 30 इंप्लॉइज, each with the ability to engage in the production process of any of the 3 product. Each employee average 200 hours per month. 200 घंटे एक महीने में काम करते हैं और हम उनको 240 रुपया पे करते हैं। आप बता सकते हो उन्होंने महीने में हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल है? 30 एम्प्लॉइज है, 200 घंटे काम करते हैं एक महीने में, 6000। देख लेते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना? 72,000। ये नॉर्मल आवर्स काम करते हैं और हम उन्हें कितने पैसे पे करते हैं? 240 के हिसाब से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 240 के हिसाब से, तो इसकी नॉर्मल अमाउंट आ जाएगी। दोबारा देख लेते हैं, यहां पे चलते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, मैं इस साइड पर वर्किंग कर, वर्किंग नंबर 1 लेबर कॉस्ट सेविंग। अगर चाहते हो ना कि वर्किंग को इंपॉर्टेंट है, तो उस वर्किंग की भी हेडिंग होती है, ताकि आई कैप को जब वर्किंग ढूंढने आए ना, तो उसे पता चले कि इसमें ये वर्किंग यहां पर पड़ी हुई। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल लेबर 30 इंप्लॉइज है। हर इंप्लॉय 200 घंटे काम करता है एक महीने में और 12 महीने टोटल है, और हर घंटे का रेट है 240। कितनी अमाउंट? 172,280,000। गॉट इट? आगे पढ़ते हैं। ओवर टाइम इज वर्कड 300 पर आवर। कहता नॉर्मल, अब सारी कम्युनिकेशन मेरे साथ, हर तरह की कम्युनिकेशन करो। जो आप अपने दोस्त से पूछ रहे होते ना साथ, वो मुझसे पूछ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मुझे रोक लो, क्योंकि आज का दिन ना स्पेशल दिन है। जाहिर सी बात है, आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके आते हो, तो इसलिए फिर उसका फायदा हासिल करना। 300 रुपए ओवर टाइम का। कहता है ओवर टाइम आवर्स आर इक्वली एलोकेटेड बिटवीन 3 प्रोडक्ट। कहता है ओवर टाइम जितना भी लगेगा ना, हमने सबको बराबर बराबर डिवाइड करके दे देना है। According to the union agreement, labor cannot be terminated before the expiry of the agreement, which is 18 months from now. इसका मतलब है अगले 12 महीने तो हम उसको टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, उनको अपने पास ही रखना है। कहते हैं however idle hours if any paid 80% of the normal। कहते हैं 80% हमने उसको पे करना है अगर कोई फारिग बैठा है तो। अब यहां फारिग की बात करते हैं। अब यहां पर देखो जरा, आपके पास ये लेबर कॉस्ट है, टोटल कितनी आ रही है? 21,600। 21 यानी टोटल पेड, टोटल यही पे किया हुआ है, लेकिन नॉर्मल तो इतना बनता है। हम ज्यादा पे कर रहे हैं या कम? इसका मतलब इसमें ओवर टाइम भी है। नॉर्मल उसने कहा है आपके पास 30 इंप्लॉइज हैं, 200 घंटे काम करते हैं और 240 रुपए हम देते हैं। इसका मतलब है फुल लेबर यूटिलाइज्ड है और प्लस हम उसे ओवर टाइम भी काम
कहां से निशानी मिली कि हाँ नॉर्मल तो उसका इतना बनता है फुल कैपेसिटी पे, और हम उसे पे कर रहे हैं 21,600, तो ये बता सकते हो ओवर टाइम कितना पे कर रहे हैं? ओवर टाइम निकाल दे, ओवर टाइम 43, इनको आपस में माइनस कर दोगे, 4320, ये किसका ओवर टाइम है? अच्छा अगर ये तो अमाउंट है, ये आर्ज है, अमाउंट है, इसको मैं 300 में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या चीज फाइंड होगी भला? आर्ज फाइंड हो गए, कौन से वाले? ओवर टाइम वाले, क्योंकि नॉर्मल आर्ज तो मेरे पास है, नॉर्मल टाइम तो 72,000 आवर्स मेरे पास हैं, ओवर टाइम मैंने कितना काम करवाया? 14,000। ओके, यहां तक ओके। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो 4320 है ये तीनों पे बराबर है, तो आप बता सकते हो ए का ओवर टाइम, ए का ओवर टाइम, इसको 3 पे डिवाइड करोगे, 4320,000 डिवाइडेड बाय 3, या इसको 3 पे डिवाइड करोगे तो आर्स आ जाएंगे, और इसको 3 पे डिवाइड करोगे तो अमाउंट आ जाएगी। कितनी अमाउंट आ गई? 40 आर्स को नहीं, ये इस पे अमाउंट भी फाइंड कर, 144, और अगर आर्स फाइंड करते हैं तो इसको 300 पे डिवाइड कर दो, या 14,400 को 3 पे डिवाइड कर दो, कितना? 4800 आवर्स। ओके की बात। अब यहां पर आए जरा, ये जो लेबर कॉस्ट गिवन है आपको 4800,000, ये अमाउंट है 48, ये अमाउंट है, किसकी अमाउंट है? एक ही। इसके अंदर ओवर टाइम भी है या नहीं? क्योंकि टोटल है, तो अगर मैं इसमें से ओवर टाइम की अमाउंट निकाल दूं तो बाकी उसकी नॉर्मल आ जाएगी, और नॉर्मल को 240 में डिवाइड कर दूं तो मुझे ए के घंटे भी आ जाएंगे नॉर्मल, ए के ओवर टाइम तो पहले निकाल चुके हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं ये बेसिकली मैं देखना क्या चाहता हूं कि ए को बंद करने से मेरे आर्स कितने सेव हो जाएंगे, और वो आर्स मैं ओवर टाइम बचाऊंगा बी और सी का। देखो ए पे टाइम लग रहा है ना, अगर ए के घंटे बच जाएंगे तो वो जो बी के ऊपर हम 300 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो क्या फिर हमें पे करने पड़ेंगे जब ए को बंद कर देंगे? तो हमें, इसका मतलब है कि ए को बंद करने की वजह से बी और सी के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो हमारा वो जो ओवर टाइम खर्चा हो रहा है वो भी सेव हो जाएगा, कुछ और भी हो सकता है, कुछ सेव हो जाए। तो अब आ जाते हैं जनाब, हाँ जी, यहां से हम देखते हैं कि ए के आर्स फाइंड करते हैं कि ए पर कितने घंटे लगे हैं। नॉर्मल पेड ऑफ ए, टोटल पेड है ए की 4800,000, नहीं आर्स नहीं है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, माइनस कर दूं मैं 1440000, मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो नॉर्मल है। नॉर्मल अमाउंट कितनी आएगी? 3360। अगर मैं इसको 240 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नॉर्मल आर्स आ जाएंगे, वो कितने हैं? 14। लो मेरे भाई, अगर आप ए को बंद करते हो तो आपके 14,000 घंटे नॉर्मल और 4800 घंटे ओवर टाइम सेव हो जाएगा। ए को बंद करने की वजह से कितना सेव हो जाना है? 4800, ए का ओवर टाइम भी सेव हो जाएगा और उसके ऊपर जो नॉर्मल घंटे लग रहे हैं वो भी सेव हो जाएगा। तो टोटल आवर्स सेव कितने हो जाएंगे? टोटल आवर्स सेव्ड 114,000 प्लस 4800 कितना आ गया? 18। ये हमारे पास आ गया है ए के हमने कितने आवर्स सेव कर लिए। अब यहां पर वापस चलते हैं जरा, ये 14,400 क्या था? टोटल ओवर टाइम जो काम करवाया हुआ, कितना ओवर टाइम काम करवाया? 14,400। तो भाई साहब ए बंद कर दो, 18,800 घंटे सेव हो रहे हैं। ए बंद करने पे 18,008, इसका मतलब ओवर टाइम तो अब जरूरत तो खत्म हो जाएगी। या अभी भी ओवर टाइम करवाओगे? क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा बच गया, बल्कि आइडल आवर्स बच गए।
अगर इसका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी ए को बंद करने की वजह से पूरी की पूरी सेविंग है, एग्जैक्ट बी वाली भी सेव हो जाएगा, ए वाला भी सेव हो जाएगा और सी वाला भी सेव होगा। अब सपोज हमारी जो, अब कॉस्ट सेविंग में की बात कर रहा हूं, कॉस्ट सेविंग, एक तो हमारी सेविंग हो गई जनाब 4320,000, ये पूरी लेबर सेविंग है, क्योंकि अब आपको कोई एक्स्ट्रा आवर्स की जरूरत। दूसरी बात, लेकिन हम लेबर को निकाल सकते हैं जो एक्स्ट्रा बैठे हैं, एग्रीमेंट है अगले 18 महीने का। इसका मतलब है आपके पास 18,800 घंटे बच गए, जिसमें से 14,400 तो चलो ओवर टाइम रिमूव हो गया, एक्स्ट्रा घंटे कितने रह गए? 4,000। अब इनको 20% हमें, इनका 20% सेव हो जाएगा, लेकिन अगर उनको फारिग बिठाना है ना तो 80% तो फिर भी देंगे, तो फिर सेविंग कितनी हुई? 20% यहां से भी सेविंग हो गई, और नॉर्मल रेट के ऊपर या ओवर टाइम रेट के ऊपर? हाँ जी, ये साथ साथ ना सवाल आप अपने सामने रखो, क्योंकि मैंने तो स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। ये देखिए, however idle hour if any are before the expire paid 80% of the 80% तो पे करना ही करना है, इसका मतलब वो सेव नहीं हो सकता, तो सेव कितना होगा? 20% मल्टीप्लाइड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये कितना आ गया? 844 844 800 211 तो ये है आपकी प्रोडक्ट ए को बंद करने पे लेबर सेविंग। और अगर इस पूरे सवाल के अंदर अब बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीवीबी के बाकी बात कुछ नहीं रहता। वैसे मैं तो सजेस्ट करता होता हूँ कि डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमारा थोड़ा प्लान इस तरह से चला गया कि हम डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पे आ गए, वरना डिसीजन मेकिंग करने के लिए ना दो टॉपिक आपके अगर स्ट्रांग हैं तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एक लेबर और एक सीवीबी। और अगर डिसीजन मेकिंग करके उधर जाएंगे तो वो आपको अब टॉपिक ही नहीं लगेगा, वरना वो पहले बहुत मुश्किल लगता है। अब देखिए, दोबारा देखें, मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करके फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। सवाल आपका खत्म हो गया, इस सवाल में सिर्फ 2 पॉइंट थे और बाकी आप खुद देखना, और सारे लोग इसी में फंस जाते हैं। जब पूरा सवाल पढ़ लेते हो ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग ये भी ख्याल रखा करो कि आपने पहले किस पॉइंट को पकड़ा, जो छोटे छोटे पॉइंट है ना उसे पहले पकड़ा। दोबारा देखें जी, सबसे पहले उसने ये कहा था कि हमारे पास जनाब ये ओवर टाइम है, ऐसा ही है, ये उसने कहा जनाब आपके पास ओवर टाइम है। सॉरी, ये नॉर्मल टाइम, ये अवेलेबल है। हमने देखा कि हमने टोटल पेमेंट ये की हुई है, हमें यहां से अंदाजा हुआ कि ओवर टाइम है, क्योंकि टोटल पेमेंट है वो ज्यादा है, जो फुल कैपेसिटी की पेमेंट है वो कम है, हमने उसका डिफरेंस ले लिया। यहां से हमें ये पता चला कि इतना ओवर टाइम है और 1 घंटे का रेट 300 रुपए है, तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ गया टोटल जो ओवर टाइम लगाए हुए हमने। ए के ऊपर ओवर टाइम लगाने के लिए उसने खुद बता दिया कि सबका बराबर बराबर हिस्सा है, तो ये हमारे पास ए का अमाउंट में ओवर टाइम आ गया और ए का आवर्स में ओवर टाइम आ गया। जी, ये जो ओवर टाइम 300 है सर, 300 रेट है, रेट है सर, ये ओवर टाइम का पूरा 300 तो नहीं आएगा, फिर 60 नहीं आएगा, मतलब 240 का नॉर्मल। नहीं, आपने जब आप एक एक्स्ट्रा घंटे काम करवाओगे ना, तो उनको आप 240 रुपए तो नहीं पे करोगे, सिर्फ 60 रुपए तो नहीं पे करोगे ना, 240 प्लस 60 नहीं, नहीं, हाँ 240 प्लस 60 देंगे। अब वो एक्स्ट्रा घंटा उसने काम किया, उसने हमें 240 भी देंगे और 60 रुपए भी देंगे, तो उसको 1 घंटे का रेट कितना दिया? 300 रुपए। तो जब उसको कॉस्ट हमारी कैलकुलेट हुई होगी, वो 60 से मल्टीप्लाई करके नहीं हुई होगी। हम कोई रेलिवेंट कॉस्टिंग थोड़ी फाइंड कर रहे हैं, या हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमने उनको पे किया है वो इतनी अमाउंट है और 1 घंटे का रेट ये था, तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। हमने उन्हें 60 नहीं पे किया, पे तो 300 किया है। अगर मैंने उनको 600 दिया तो कितने घंटे काम करवाया होगा? डिवाइडेड बाय 300, तो 2 घंटे काम करवाया। अगर मैंने उसको 900 रुपया दिया है तो 300 पे डिवाइड करूंगा तो कितने घंटे आ जाएंगे? 3 घंटे। तो जो आपने 3 पे डिवाइड किया है ना, ये 300 पे, हमने उनको
जब टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो तब तो टोटल पे डिवाइड करेंगे ना। ये आप रेलिवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स फाइंड कर रहे। चले जनाब, इसके बाद आ गया, यहां तक क्लियर होगा। फिर हमने देखा कि भाई प्रोडक्ट ए का ये टोटल पेमेंट आएगी, उसके अंदर ये कौन सी पेमेंट है, ओवर टाइम, और ये बाकी कितनी पेमेंट आएगी, उसकी नॉर्मल पेमेंट, और उसको किस पे डिवाइड किया, तो 14,000 घंटे उसके नॉर्मल लगे थे और 4800 घंटे उसका ओवर टाइम लगा था। हमने उनको प्लस किया तो ए प्रोडक्ट को बंद करने से हमारे 18,800 आवर्स जो लग चुके थे वो अब नहीं लगे। अब हमने देखा कि 18,800 में ओवर टाइम हम लगवाते होते थे टोटल 14,400 घंटे, ए को भी मिला के, क्योंकि ए का भी तो सेव हो जाएगा ना। अब ए का भी सेव हो जाएगा, बी का भी सेव हो जाएगा और सी का भी सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको 14,400 टोटल आवर्स चाहिए थे, 18,800 तो सेविंग हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सीधी सीधी सेविंग होगी। अब बाकी जो एडिशनल हमारे पास 4,400 पड़े हुए हैं, ये 80 ये अब फारिग है, क्योंकि एडिशनल बच गया, बी और सी का ओवर टाइम खत्म करने के बाद भी ये बच गए। अब हमने उसको 80% तो पे करना ही करना है। 20% जो 100% पे करते थे ना, अगर ये ए को प्रोडक्ट को ना बंद करते तो पूरी पेमेंट कर रहे थे ना। अब ए को बंद कर दिया, पूरी पेमेंट नहीं करेंगे, 80% पेमेंट करेंगे, तो बाकी 20% इसका भी सेव हो गया। 80% तो पे करना है, 20% सेव हो गया नॉर्मल पेमेंट। तो ये इसका टोटल आ गया हमारी लेबर की सेविंग। इसको वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देते हैं और यहां पर आकर लिख देते हैं। जब हम ओवर टाइम 300 दे रहे हैं तो फिर जब हम जो कॉस्ट सेविंग है उसका 240 क्यों दे? कॉस्ट सेविंग में 240 यहां पे ये ना, अब आइडल लेबर बच गई ना, और ये तो इसमें से बची होगी ना, नॉर्मल रेट वाले में से, क्योंकि टोटल 14,800 बची है। ओवर टाइम का तो हमने सारे का सारा ये लिख दिया, और बाकी अब जो नॉर्मल रेट भी बचे हुए हैं, और उनको भी हमने, उसने वैसे खुद भी कह दिया कि नॉर्मल वाले को हमने 80% देना। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। वर्किंग नंबर 1 आ जाए जनाब, लेबर। वर्किंग नंबर 1। अच्छा, जब मैंने ऊपर कॉस्ट सेविंग लिख दी ना, फिर बार बार नहीं लिखने की जरूरत। मटेरियल ऊपर कॉस्ट सेविंग लिखा हुआ है, मटेरियल की कॉस्ट सेविंग, लेबर की कॉस्ट सेविंग। लेबर की कॉस्ट सेविंग कितनी आ गई जी? ये 4800 जो ओवर टाइम है हो जाता है घंटे हैं, तो दोबारा नहीं ऐड किया, कहां ऐड किया? वो टोटल आवर्स के अंदर। देखिए, ये देखना चाहते हैं कि ए को बनाने के लिए टोटल कितने घंटे लगते थे। ए को बनाने के लिए उसकी पेमेंट है 48,000। ये इसमें से ये निकालने के बाद ये जो बच गए, ये नॉर्मल रेट, नॉर्मल आवर्स बच गए। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए नॉर्मल आवर्स भी लग रहे थे और ये 4800 आवर्स भी लग रहे थे। तो टोटल उसको बनाने के लिए कितने घंटे रिक्वायर्ड थे? 18,800। ए को बनाने के लिए 18,800 घंटे चाहिए थे, तब ए बन रहा था। अब हमने ए बंद कर दिया, उसका ओवर टाइम भी सेव हो जाएगा, उसका नॉर्मल टाइम भी सेव हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने 1800 घंटे ऐड किए हैं, वो ओवर टाइम है ना इसके अंदर? जी जी हाँ, तो जो वहां पे भी तो बहुत सारा ओवर टाइम है, जो 1880। मैं ये, आप सिर्फ इस बात का जवाब दें कि ए को बनाने के लिए, सिर्फ पहले घंटों की बात करते हैं। ए को बनाने के लिए कितने घंटों में ए बन रहा था? 14,000 घंटों में या 18,800 घंटों में? हाँ, 18,800 घंटों में बन रहा था। इसका मतलब है अब ए बंद कर दिया, 4,800 घंटे भी सेव हो गए जो ओवर टाइम लगवा रहे थे, और 14,000 घंटे भी सेव हो गए, सारे सेव हो गए। अब हमने क्या करना है? हमने करना है कि ये इस 14,400 के अंदर ये 4800 आवर्स मौजूद है, ये अब सारे सेव हो जाएंगे। भला कैसे? इनमें, क्योंकि हमारा टोटल जो घंटे सेव हो गए, वो घंटे सेव हो गए 18,800। अब 18,800 में से इसके अंदर ये ऐड है ना, तो मैंने पूरा 14,400 माइनस कर दिया। उसकी यहाँ पे ऐड इधर भी ऐड कर दिया, उधर भी ऐड कर दिया, या दोनों में से माइनस करके डिफरेंस ले लो, वो आपकी मर्जी। अगर क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे तो 80% क्यों कह रहा है? वो एग्रीमेंट है, उसने कहा है कि यूनियन ने कहा है कि भाई अगर आपके पास फारिग लेबर बैठेगी ना, फिर भी आपने 80% पे करना है। वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ये। चलें जनाब, वर्किंग नंबर 1 इसको प्लस करके बता दें।
4 5 3 4 5 5 3 1 2 0 200। तो 4 5 3 4 5 3 1.2 लिख दे। चलो जी, समझो सवाल आपका हो गया। आगे चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। वर्किंग नेक्स्ट। 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड। कहता है जनाब 40% जो ओवरहेड है वो फिक्स्ड है। ये ए के बारे में नहीं कह रहा, वो ओवरऑल कह रहा है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड, कहता है जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है ना उसमें शामिल है जनरेटर फ्यूल अमाउंटिंग 6 मिलियन। When the generator is used, it operates at full capacity irrespective of the level of production. इसका मतलब ए को बंद करने से इसका जो जनरेटर का वेरिएबल खर्चा है ना वो सेम नहीं होना, वो लगना ही लगना है। कहता है कि जनरेटर हम चलाएंगे ना जब, तो वो फुल कैपेसिटी पे चलता है, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बंद कर दे या तो ये भी तो फिक्स ही बन गया। तो पहले तो आप निकाल लेना कि जनाब आपके पास ए के फैक्ट्री ओवरहेड हैं कितने, 7200। ए के फैक्ट्री ओवरहेड 7200 मिल गया। वर्किंग पे, वर्किंग के साथ ही कुछ क्वेश्चन करना है, उधर नहीं गंद मारना। वर्किंग नंबर 2, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है 7200 7200 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कितने हैं 60%। कितना आ गया 43। लेकिन इसके अंदर तो जनरेटर की कॉस्ट भी है, वो तो 6 मिलियन है, वो सारी इसकी नहीं है। 6 मिलियन तो तीनों प्रोडक्ट की है, इसके हिस्से की जो आएगी वो तो इसके अंदर होगी। अब 6 मिलियन आपके पास 6000 लिख दो क्योंकि हम 1000 में कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, उसने खुद ही कह दिया है कि मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी सारी कॉस्ट सेल के ऊपर एलोकेट होती है। मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी सारी कॉस्ट किस पे एलोकेट होती है, तो डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय ए की सेल। तो ए के जनरेटर की कॉस्ट आ जाएगी, किस पे डिवाइड किया 1 लाख 1,20,000 टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगी जनरेटर की कॉस्ट 1200। तो ये भी सेव नहीं होगी क्योंकि इसे लगना ही लगना है, इसके अलावा जो अमाउंट है वो सेव हो जाएगी 3120। अच्छा आई पे आपने ना ऊपर उधर सेल वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन इसको ना 6000 को क्वांटिटी पे डिवाइड करके किया हुआ उसने। क्वांटिटी कितनी सेल हुई है टोटल, फिर भी यही आएगा। जब उसने बताया कि जब ए को बंद कर रहे हैं हाँ तो जनरेटर भी क्यों चलेगा। ओ भाई सिर्फ ए थोड़ी बन रही है, बी और सी भी तो बन रही है। तो टाइम तो बचेगा ना उसमें। उसने क्या कहा है सवाल में, देखो सवाल में उसने क्या लिखा है। वैसे मैं भी जनरेटर का कहता है व्हेन जनरेटर इज यूज्ड इट ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। चाहे आप वो बनाओ या ना बनाओ, जनरेटर ने अब चलना है तो चल पड़ा। हाँ जी जनाब, तो कितनी सेव होगी लेबर की कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ जी फैक्ट्री ओवर, इसलिए तो देखते हैं कि कहीं ज्यादा ही ना कॉस्ट ऐड हो जाए उसके ऊपर। फैक्ट्री ओवरहेड वर्किंग नंबर 2 कितनी अमाउंट 3120। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड डिलीवरी एक्सपेंसेस 5 पर यूनिट। ये फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। एंड कमीशन 5% ऑफ सेल, ये भी वेरिएबल होगा। 70% ऑफ द रिमेनिंग, 70% मतलब इसके बाद जो बचेगा, ऑफ द रिमेनिंग आर फिक्स्ड, मतलब उसके बाद भी 30% वेरिएबल है। क्लियर, हम वेरिएबल फॉर कॉस्ट अलग कर रहे हैं ना, तो हमारे पास आ गया, कहता है 5 रुपए पर यूनिट। तो कितने यूनिट बेचे, देखो जरा अपना यूनिट 80,000
80,000 यूनिट बेची है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5% कमीशन, तो 2400 का भी 5% देंगे। पहले तो बताया ना, टोटल सेल के खर्चे कितने हैं, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2400, ये एडमिन एक्सपेंस का कह रहा है, ये सेलिंग का कह रहा है 2400। वर्किंग नंबर 3, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2400, इसमें से माइनस कर दिया। माइनस से मुराद यह है कि ये वेरिएबल खर्चे हैं। कितना वेरिएबल है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया, हमने तो एक का करना है ना, सेलिंग तो एक ही बचेंगे ना, सारे माइनस करके नहीं निकालेंगे। नहीं हमने एक ही ले लिया ना, 2400 ले लिया ना, टोटल करेंगे तो फिर हमारी वर्किंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, जवाब तो फिर भी उतना ही आना है। हाँ जी, कितना आ गया, 400, ये भी सेव हो गया। और सेल हमारी कितनी है, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2400, 24,000 थी सेल, मल्टीप्लाइड बाय क्या कमीशन है 5%, ये कितना सेव हो गया 1200, टोटल हो गया ये 1600। कितना बच गया, इस 800 का 30% भी वेरिएबल है, इस 800 का 30% भी वो कितना है 240, तो ये बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 400, वो आ गई 1800, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 2400 के अंदर। कहता है 5 रुपए पर यूनिट, 5% कमीशन, और फिर उसके बाद भी रिमेनिंग का भी 30% वेरिएबल है, तो 1840। वर्किंग नंबर 3, सेलिंग एंड एडमिन, वर्किंग नंबर 3 1840। नेक्स्ट आ जाएं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एडमिन के बारे में। एडमिन एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स्ड, कहते वैसे तो ये फिक्स ही होते हैं। However, 2% cost saving every 10% reduction in the total sale volume, कहता है अगर हर 10% के बाद ना ये 2% बच जाते हैं, नॉर्मली ये फिक्स है, इसका मतलब है हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्शन कितने फीसद है, एक ही प्रोडक्शन कितने फीसद है, फिर वहां से पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्शन कितने फीसद बन गई, फिर हर 10% के बदले 2%, तो 80,000 हमारी प्रोडक्शन है, टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई 4 लाख, तो कितने फीसद आई, इसका मतलब है एडमिन एक्सपेंस 4% बच जाए, हर 10% के बदले 2%, तो एडमिन एक्सपेंस है कितने, इसकी तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। एडमिन एक्सपेंस 1200 का कितना सेव हो जाएगा 4%, 48। 20% टोटल। देखिए हमारी प्रोडक्शन यहां पर देख ले, ये है हमारी प्रोडक्शन, 4% सेविंग आएगी, 4% लिया, लेकिन ना 10%, 20% सेविंग हुई है ना, तो हर 10% के ऊपर 2% सेव होगी, हर 10 के ऊपर 2, तो 20% सेव होगी तो 4% सेविंग होगी, तो 1200 का 4% लेंगे, ठीक है। तो ये जनाब आपकी 80,000, 4 लाख में से 80,000 कितनी बनती है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लिया, तो ये कितना आ गया 20%, तो 10 का 2%, फिर अगले 10 का 2%, 80%। नेक्स्ट, फाइनेंशियल चार्जेस include interest on running finance facility, obtain of financing charges of working capital and on certain leased assets. All leased are non-cancelable. Rate is 24% per annum. क्या तो 24% हमारा रेट होता है। SIL follow policy of 60 days inventory of raw material. 60 दिन आपने कौन सी इन्वेंट्री रखनी है, रॉ मटेरियल की 7 दिन की, और 60 दिन ही फिनिश गुड। अब मैंने आपको कहा था, देखिए ना आपके पास ये भी तो वर्किंग कैपिटल ही है, स्टॉक भी वर्किंग कैपिटल,
और जो आपने अपने पास रॉ मटेरियल रखना है वो भी हमारा वर्किंग कैपिटल, और जो ऊपर डेटर्स हैं वो भी वर्किंग कैपिटल। तो ये वैसे तो आज तक ये पेपर में सवाल नहीं आया ये, क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन अब आई कैप ने दे दिया तो फिर सीखना तो पड़ेगा आपको। वर्किंग नंबर 4 है। अब सबसे पहले हमारी सेल्स थी 24,000, इसमें 80% सेल्स थी क्रेडिट, और उसके 30 डेज उसने कहीं लिखा हुआ 360 दिन देने हैं। अगर कहीं नहीं लिखा तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने नोट दे देना है कि मैंने 360 दिन का साल अज्यूम किया। नॉर्मल मैनेजमेंट के अंदर 360 दिन लेते हैं, 365 नहीं लेते। महीना 30 डेज का और साल 360 दिनों का, तो हम भी 360 दिन जी 1/12 भी कर सकते हैं। बात तो वही बनी ना, अब 1/12 कर ले या 30/360 कर ले, उसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/12 बने, क्योंकि डेज में गिवन होता तो डेज लेते होते। 30/360 ठीक है, कितना आ गया? फिर उसके बाद आपके पास मटेरियल कितना था? 12,000 का। ये डेटर्स हैं, ये इतने डेटर्स। अभी इसकी फाइनेंस कॉस्ट हम निकालते हैं, बल्कि अगर लिखना है तो आप लिख लें मल्टीप्लाई बाय 12%। 12% है 24%, मल्टीप्लाई बाय 24%। कितनी अमाउंट आ गई? 384। उसके बाद 12,000 मटेरियल है। हमने कितने दिनों का मटेरियल अपने पास रखना है? 60 दिन का, 60/360 या फिर 2/12। कितने दिनों का मटेरियल आप रखोगे? अमाउंट कितनी आ रही है? 2,000 का मटेरियल रखेंगे तो खरीद के रखेंगे ना, और उसके ऊपर हमें 24% चार्जेस भी पड़ रहे होंगे। कितने? 480। उसके बाद हमारे पास सेल्स कितनी है? 24,000 मल्टीप्लाई बाय ये भी कितने दिनों का स्टॉक रखना है? जितना हम सेल करते हैं ना उसके 60 दिनों का स्टॉक आपने अपने पास भी रखना है। तो 24,000 है, 12 महीनों की सेल, 360 दिनों की सेल, तो ये कितना रखेंगे अपने पास? मल्टीप्लाई बाय 24%। 960। ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट आ गई 1824। इतनी आपको एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट भी पड़ेगी। फाइनेंस कॉस्ट ये है कि अगर वो डेटर्स को पैसे ना दिए तो हम उस पे इन्वेस्ट करते। हाँ, मतलब हम उसे उधार पे ना करते सेल, तो उसका जो कैश आता तो इन्वेस्ट रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ है ना खरीद के रखते तो पैसा सेव हो जाता, वो हम इन्वेस्टमेंट कर देते। या हो सकता है आपने जो रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ उधार पे पैसे लिए, रॉ मटेरियल तब मेंटेन किया, तो फाइनेंस कॉस्ट 1824। फाइनेंशियल चार्जेस वर्किंग नंबर 4 1824। चले जी, कॉस्ट सेविंग आपकी आ गई। सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए ना। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि जो ऑप्शंस गिवन होती है ना उसको कंसीडर किया, तो बाकी सारा डाटा अगर आप वो पूरा डाटा घूमते रहते हैं ना तो पता नहीं क्या करते किधर चल जाते। जी क्रेडिट सेल्स जो हुई है जी, उन पे फाइनेंस कॉस्ट कैसे सेव हो रही है? देखें, अगर आप उसे क्रेडिट सेल ना करते, क्या सेल करते, कैश आता, वो कैश इन्वेस्ट कर लेते 30 दिनों के लिए, तो आपको एक इंटरेस्ट आ जाता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। यानी अगर आप उसको उधार पे 30 दिन की उधार पे ना देते, उसी वक्त ही पैसा आ जाता, वो पैसा आपके लिए एक फाइनेंस जनरेट कर सकता था ना। हाँ जी, करो जरा, इस इनको प्लस करना बस। 233 बताएं, प्रोडक्ट ये बंद करोगे या नहीं? 24,000 का लॉस है और 23,363 की सेविंग है, तो सुल्तान को क्या चाहिए कि वो प्रोडक्ट ये बंद ना, क्योंकि अब ये रिकमेंडेशन में लिखेंगे कि रेवेन्यू लॉस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट सेविंग, सो SIL शुड कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ। एक मिनट, ये देखो, ये जो आपका 48 आ रहा है ना, ये तो 1200 का आ रहा है। ये जो 4% उसने कहा है ना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में देखिए ना जरा,
क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि जो आपका कमीशन सेव होता है 2%, वो एडमिन एक्सपेंस 2% ऑफ कैन बी सेव्ड, तो वो टोटल आपके एक्सपेंस, क्योंकि ओवरऑल फिक्स्ड है ना, तो टोटल एक्सपेंस चेंज होने हैं, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस आने हैं, टोटल एक्सपेंस का 4% लेना है, ठीक है, 240, तो इसमें 240 ऐड करना है, 48 ऐड नहीं करना। मैं करूं जरा, मतलब ये है कि 23363.2 में से 48 माइनस कर दो और 240 ऐड कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 233,555.2, 23,555. ये क्वेश्चन वैसे मैंने ठीक है, वन बाय ये एक हमारा, ये तो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन बस यही है, ये मासूम सा, बाकी सारी वर्किंग। अगर ओवरऑल आप देखें तो वर्किंग सिर्फ लेबर वाली प्यारी थी, बाकी तो ऐसे ही था कि वो थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम हो रहा था। तो पेपर में भी आपने ये अप्रोच इस्तेमाल करनी है कि जब किसी वर्किंग में फंसने लगो और 90% लेबर की वर्किंग में बंदा फंसता है तो उसको बाद में निकाल लेना। बाकी सारा सवाल तो कम से कम हमारा, चलो लेबर के 15 में से 10 नंबर दे देते हैं उसे, 5 नंबर तो ले लो, आगे ऐसा होगा नहीं, उसके 5 नंबर होंगे, 10 नंबर बाकी के काम के होंगे। और वैसे आपने देखा होगा कि बहुत रेयर केसेस हैं कि प्रोडक्शन बंद करवाता है, वरना वो मोस्टली क्या कहता है, कंटिन्यू करो। 1 या 2 दफा ऐसा हुआ है कि वो प्रोडक्शन बंद भी करवाता है, उसे वो भी चाहता है ना कि इन्हें आदत ही ना हो जाए कि ये हर दफा कहेंगे जी नहीं ये वर्किंग, बाकी तो वर्किंग देखने की जरूरत नहीं है, सब तो सवाल ही यही है। ये हो गया, ये बाकी सारी वर्किंग है। बाकी तो आगे तो अमाउंट लिखी हुई है बाकी। चलें जी, डन। तो ये क्वेश्चन 5% शहीनों ने इसको पास कर लिया, और वो शहीन पता नहीं कौन से होंगे, मतलब ये कि हो सकता है वो 2-3 दफा कोशिश करने वाले हो सकता है पहली अटेम्प्ट वाले हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पहली अटेम्प्ट वाले करते हैं। और वो बंदा करता है जिस बंदे में ये कॉन्फिडेंस है कि भाई सवाल नहीं होना है, हर सवाल नहीं होना है। सर इसमें क्रेडिटर आ सकते हैं, सॉरी, वर्किंग कैपिटल में अगर क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छा, क्रेडिटर्स की ना, वो क्रेडिटर्स को इसमें से माइनस करते होते हैं, ये 24,000 से जो क्रेडिटर होते हैं ना उसकी परसेंटेज लेकर ना उनको माइनस कर देना था, क्योंकि क्रेडिटर की सेविंग होती है, क्योंकि हमें वो उधार पे चीज दे रहा होता है ना, तो इसका मतलब है अगर उधार पे ना देता तो हमारा कैश लगना था। ये वो हम अभी यूज कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल में ये आगे एमएफए के अंदर है, यहाँ पर नहीं। चलें जी, आप जरा फिर से खामोशी, ये तो आपको मुझे लगता है मैंने कहा था टेस्ट में देने के लिए। हाँ चले फिर देखें, ये कौन सा क्वेश्चन है, 3 को कितने फीसद लोगों ने पास किया था? 11% लोग। 6 को 11 किया था, 4 को 3% ने किया। नहीं वो तो टाइम नहीं बचा होगा, वरना वो भी कर लेते। अच्छा, इसने तसल्ली दी, हालांकि मतलब पास क्यों हुआ, हालांकि सबसे टेक्निकल क्वेश्चन था ना, तो वो ये था, ये टेक्निकल सवाल था, वो नहीं थे। ये हुआ क्यों? सिर्फ इस वजह से हुआ, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो समझ लग रही थी, फर्दर प्रोसेसिंग वाला दिमाग में आया, लोगों ने अटेम्प्ट किया और 11% लोगों ने पास कर दिया। वो जो सुल्तान वाला है या नौमान वाला क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ इस वजह से कम लोग पास हुए क्योंकि उसको देखा ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो अनअटेम्प्ट छोड़ दिया। हमने वो दोबारा मैं ओपन कर दूंगा कि वो कितने लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो भी वो दिखाएगा। सिर्फ क्या, सवाल बहुत बड़ा है,
तो बड़ा सवाल है ना, तो उसमें मार्जिन भी तो बड़ा होगा। हालांकि इन तीनों सवालों में ना सबसे मुश्किल सवाल जो मैं समझता हूं कि वो ये था, और इसमें ज्यादा लोग सिर्फ पास इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट किया। तो अगर वो बाकी अटेम्प्ट करके आते ना तो उसमें पासिंग परसेंटेज ना ज्यादा हो जाती। चलें जी, इसके अंदर जो टेक्निकल बात थी वो रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी, बाकी सवाल में मुश्किल नहीं था। हाँ जी, Tour Industries Limited is engaged in the production and sales of the product Y, which is used in high-tech industries. The following are the extract from TIL latest accounts. कहता सेल्स 4,50,000 ऊपर अमाउंट थी 1000 में है। कॉस्ट ऑफ सेल रॉ मटेरियल SN37 लेबर। आपको पता है कई दफा हमने जो सवाल किया ना तो हमें ये तो काम करना पड़ता है कि इसको डिवाइड करना पड़ता है ताकि आर्स आ जाए। तो कितने आर्स आ रहे हैं? 21,600 को 300 पे डिवाइड, तो वही पुराने वाला है 72, ये आर्स आ गया। अगर हमें जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो ना सी। वेरिएबल ओवरहेड 325 रुपए पर आवर्स के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रेट है ना, हो करो जरा इनको आपस में डिवाइड। अगर मशीन आवर्स होते तो चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज यही होता है। TIL रिसर्च डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली डेवलप्ड द प्रोडक्ट Z। वो पहले वाली Y थी, ये भी ख्याल रखना Y। ये जो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है ना, ये वाला, ये कहां से आ रहा है? Y का आ रहा है। कहता है वो चाहता है Z बनाए, which can be produced through further processing of product Y with the addition of the new raw material TS38। कहता है कि क्वेश्चन पर गौर करना है, अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ी ब्रेक दे दूंगा, लेकिन ये फोकस वाला काम रखना है। मैंने सुल्तान वाले क्वेश्चन पहले करवाए इसलिए कि फोकस रहे। हाँ जी, Z प्रोडक्ट बनाने के लिए विच कैन बी प्रोड्यूस थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट Y के ऊपर ही फर्दर प्रोसेस लगा दो तो आपके पास Z बन जाएगा, जिसके पास और एक एडिशनल रॉ मटेरियल भी ऐड करना पड़ेगा TS38। अदर डिटेल्स आर एज अंडर्स। कहता है एनुअल डिमांड ऑफ Z इज एस्टिमेटेड 8,000 kg एट द रेट ऑफ ₹50,000 पर kg। 80,000 kg डिमांड है। 0.6 kg ऑफ TS38। TS38 नया रॉ मटेरियल है या पुराना? नया। वुड बी एडेड पर kg ऑफ Y के 1 kg में 0.6 kg TS38 ऐड हो जाता है। इसका मतलब है Z का एक यूनिट बनाने के लिए 1.6 kg लग रहा है। 1 kg Y का और रॉ मटेरियल दूसरा कितना ऐड हो रहा है? 0.6। फिर वो कहता है नॉर्मल वेस्टेज आइडेंटिफाइड एट द स्टार्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वुड बी 20% ऑफ इनपुट क्वांटिटी। इनपुट क्वांटिटी कितनी है? 1.6 पर केजी, एक यूनिट की। कहता है जनाब 20% तो जाया हो जानी, 20% जाया हो जानी है। इसका मतलब यह है कि हमें फिर बनाने कितने चाहिए? 8,000 आप बनाना चाह रहे हो तो हमें पहले ही मल्टीप्लाइड बाय ये 80% होगी फिर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें बनाने ही 10,000 kg चाहिए ताकि 20% जाया भी हो जाए और बाकी 80% 8,000 बच भी जाए। आगे वो कहता है करंटली TS इज अवेलेबल 19,200 पर kg। यानी TL कितना चाहिए हमें? सॉरी TS38, वो तो बाद में देख लेते हैं ना। अब आगे करते हैं, अब पहले यहां पर देखते हैं आपको ना 10,000 kg चाहिए बनाने के लिए, जिसमें 0.6 kg किसका ऐड हो रहा है? कितना आ गया? बल्कि इसको इस तरह से करने की बजाय नहीं, Y भी तो है ना। 10,000 kg ओवरऑल क्या है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लो, चाहे 6250। 10,000 में 6250 है Y, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 10,000 के अंदर टोटल कितनी मटेरियल है? 1.6, और 1 kg किसका है? Y का, और बाकी किसके होंगे? मटेरियल। तो इसके अंदर अगर मैं TS38 देखूं, TS38 का मटेरियल
तो बता सकते हो 10,000 में से ये माइनस कर दो 3750 37, मतलब TS38 जो हम खरीदते हैं वो 3750 है और 6250 कौन सा मटेरियल लग रहा है, वाई। ओके, ये तो हमारी अभी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। फर्दर प्रोसेसिंग वुड रिक्वायर्ड, कहता मजीद वाई के आगे, वाई बन गया, अब वाई के बाद हमने TS38 ऐड कर दिया और आगे मजीद कितने घंटे लग गए, 2 घंटे, एंड कैरिड आउट ऑन द एग्जिस्टिंग मशीन, उसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। द टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन आवर्स 80,000, 80,000 घंटे अवेलेबल हैं। ड्यूरिंग द लेटेस्ट द प्लांट वर्कड at 90% of the total production capacity in the terms of labor hours, कहते हैं जो हमारी मशीन है वो 90% पे काम कर रही है इन घंटों के अंदर, मतलब मशीन की अभी कैपेसिटी है थोड़ी बहुत, लेकिन जितनी लेबर है वो काम कर रही है। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड। सबसे पहले इसमें जो मसला था और मुझे लगता है जो सब पे गलत होता है, बाकी तो अल्लाह को पता, assuming that TIL intends to meet the entire demand of Z, कहता वो चाहता है कि Z पूरा डिमांड करे। compute the production quantity of product Y that would be used in the production of product Z, इसका आंसर है ये, यही आंसर है इसका। अब स्टूडेंट ने क्या समझा होगा कि इतना आसान या इतना जल्दी कैसे आंसर आ सकता है। सवाल क्या है, वाई की कितनी क्वांटिटी जी के अंदर इस्तेमाल हुई है, 10,000 बनाया हमने, 10,000 के अंदर 1 kg है वाई का और 0.6 kg है TS38 का, तो डिवाइड हमने कर दिया 1.6 पे और मल्टीप्लाई बाय 1 से कर दिया तो वो TS की आ गई। ठीक है, अब ये आंसर है, अब आप उसको वर्किंग करके करो या जैसे मर्जी करो। वाई यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जी 6250 kg। अब अगला ये दोबारा पढ़ते, जब ऐसे पॉइंट गिवन होता है ना तो पढ़ना कुछ इस तरह से है, प्रोडक्ट वाई दैट विल बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ जी, वो कहता है प्रोडक्ट वाई क्वांटिटी फाइंड करनी है, प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई दैट वुड बी सोल्ड फर्दर प्रोसेसिंग, कहते हैं जो बगैर प्रोसेसिंग के बिक जाएगी। अब जरा यहां से ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, बाकी क्वेश्चन आसान था। सबसे पहले एक क्वेश्चन बताइए, जी जी, जब हम जी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारे पास आउटपुट में जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जी के 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें 1 kg है वाई का और 0.6 kg है TS38 का, ऐसे ही है ना। उसने कहा 20% लॉस होगा जब जो हम इनपुट डालेंगे, मतलब हमारे पास आउटपुट आया 1.6, तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया, तो जी के साथ हमारे पास आउटपुट आया है, उसमें 1 kg है वाई का और 0.6 kg है TS38 के, तो मतलब हमारे पास जो टोटल आउटपुट आया है वो आ गया 1.6। ये 80% एक यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए आउटपुट 1.6, 1 यूनिट के लिए इनपुट 1.6 है। इनपुट नहीं है सर, यही तो आपका मसला है। देखें, 1 यूनिट जी का बनाने के लिए आपको इनपुट कितना चाहिए, वाई का भी और नया मटेरियल भी। जी के 1 यूनिट को बनाने के लिए, अब देखें जी के बनाने के लिए वाई चाहिए और कुछ और मटेरियल भी चाहिए, तो ये इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ, 1 यूनिट निकलेगा और इनपुट कितना होगा 1.6 1 यूनिट के लिए। ठीक है, और हमने बनाने हैं 8,000, 80% जाया भी होना है, तो टोटल हमें कितना चाहिए, पहले हमें सिर्फ जी को देख लेना है। टोटल जी के लिए हमें कितना चाहिए 10,000, क्योंकि 8,000 बनाएंगे ना, 20 से जाया होना है, 20 से जाया होने के बाद हम चाहते हैं 8,000 बच जाए, तो वो नेट ऑफ 20% बचाना है हमने, तो उसको 80 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, 10,000 हमें टोटल चाहिए। अब हम इसमें ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इसमें मटेरियल वाई कितना लगा हुआ है और मटेरियल नया कितना लगा हुआ है। ये हमें पता चल गया कि 10,000 के अंदर ना 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, 1 और 0.6, वही गिवन ओवर गिवन, तो उसके अंदर 1.6 हो गया और हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, और 0.6 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, नया मटेरियल आ जाता।
दूसरी बात, आपको शायद इस तरह से ये भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि हमें जो मटेरियल चाहिए ना, वो जो नेट 8000 गिवन है ना, ये नेट ऑफ वेस्टेज है। तो हमने जो मटेरियल खरीदना है ना, वो वेस्ट जो होना है वो भी खरीदना है। ठीक होगी बात? चलिए जी, इसकी समझ नहीं आ रही है 6250 दोबारा देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं वर्किंग करके। आपको 8000 केजी चाहिए जी के लिए, ये आउटपुट है। कहता है कि भाई जब ये आना है, ये 20% जाया भी होना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 8000 हमें चाहिए तो जितना जाया होना है वो भी तो हमने बनाना है। तो हमने क्या किया, 8000 केजी ये नेट ऑफ 20% है, मल्टीप्लाई में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बनाना पड़ेगा 10,000, और अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2000 वेस्टेज। तो हम बनाएंगे 10,000, 20 फीसद जाया हो जाएगा, इसमें से 8000 बच जाएगा, वो हमारी नेट फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी। अब इसको बनाने के लिए y का 1 केजी है और एडिशनल 0.6 केजी है, TS38 है या जो भी है, ठीक है। इसका मतलब है ये है इन दोनों के साथ मिलके बनाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अगर मैं इसको देखूं कि ये कितने फीसद है, 1.6 गिवन ओवर गिवन, वही काम कि 100% इसमें समझ लो है y और 60% 0.6 मतलब 60% है नया मटेरियल। तो टोटल ये किसका कॉम्बिनेशन है, टोटल मटेरियल 160% का, 1.6 लिख लो या 160 लिख लो, इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर किसका शेयर आ जाएगा, y का। तो ये वही बातें हैं, अगर आपको याद हो, आप छोटे तो भी पढ़ते, रेशियो को सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड और अब रेलिवेंट रेशियो से मल्टीप्लाई। तो इस पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यूज हुआ है, 6250 और 37। ओके होगी बात, आगे चलते। अब आ गए जनाब, आप सिर्फ 1 मिनट लगाएं, आप मुझे ना एक चीज आप फाइंड करके दे दें बस, कि मैं चाहता सिर्फ ये हूं कि आपको ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। जवाब चाहे गलत हो या सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैं ये चाहता हूं अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। सिर्फ 5 बल्कि 4 मिनट का आपने करना है। कंप्यूट प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई दैट विल बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये मुझे आप फाइंड करके दें। ये आपके पास डाटा में थोड़ा क्लोज कर देता हूं, अगर क्वेश्चन नहीं है किसी के पास। क्वेश्चन सबके पास ही होना है। चलिए जी, 5 मिनट बल्कि 4 मिनट लगाएं, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके दे। कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई दैट विल बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। और यहां पर ये देख ले, इसको साथ मिलाना है, इसको साथ मिला के assuming TIL intends to meet the entire demand of product Z, compute the production quantity of Y that will be sold without further processing। बस 2 मिनट लगाए, जल्दी करें जरा। $10,000 11,050। चले बाकी लोग भी करें।
क्वेश्चन हल करने के लिए कहा है, इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं कहा। मैं इसलिए वेट कर रहा हूं कि आप लोग वो देखेंगे मजे की कितनी चीज थी, आसान थी, समझ लगे। जी अच्छा, अब सिर्फ इतना बताना है, मुझे आंसर नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या पूछा है उसने? एक मिनट, हाँ तैयार। जितने वाई जो जी में इस्तेमाल हो गए हैं ना, वो फर्दर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो गए ना, उनको निकाल के बाकी बच्चे ना वो बताने हैं, उतनी क्वांटिटी बतानी है वाई की। देखिए जितना वाई इस्तेमाल हो गया वो तो हो गया फर्दर प्रोसेस, क्योंकि जी को मीट करना है। फिर जो बाकी वाई बच गया, जाहिर सी बात है वो तो जी में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उसको फिर बगैर प्रोसेसिंग के सेल करेंगे। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि जितनी क्वांटिटी या जितना मटेरियल आर सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा वाई के अंदर, वो तो जी के अंदर वो खत्म। बाकी अगर बच जाता है तो वो फिर विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेच देंगे। तो हमने वो क्वांटिटी देखनी है कि जो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग सेल होती है। अब वो देखते हैं। अब देखिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर ऑफ आवर से। 80,000 घंटे लग रहे हैं और हम ये देखेंगे कि वाई का 1 केजी बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं। यहां पर आते हैं, टोटल कितने आवर्स है यहां पर। यहां पर ये जो वाई का डाटा है ना, 72,000, और इस 72,000 में कितने केजी बनते हैं। 4,50,000 ये टोटल सेल है। इसमें ये कितने की सेल है, कितने हजार यूनिट्स है। सेल प्राइस गिवन है ना इसकी, 25,000 पे डिवाइड कर रहे हैं। आपने वाई के 18,000, ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब है जितने बनाए सारे सेल हुए। तो ये बनाए भी इतने हैं, सेल भी इतने हुए। 18,000 केजी पे 72,000 घंटे लग रहे हैं। तो 1 केजी बनाने के लिए कितने घंटे लगे, 4 घंटे। ये बात समझ लगी। 1 केजी बनाने के लिए दोबारा देखें, यहां से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ आवर्स कितने लगे, 300 पे डिवाइड करके। यहां से हमें पता चला कि कितने केजी बनाए, यूनिट या केजी। अब 18,000 घंटों में 72,000 घंटों में 18,000 केजी बने। तो 1 केजी के लिए कितने घंटे चाहिए, 4 घंटे। 1 केजी के लिए पर केजी या पर यूनिट 72,000 डिवाइडेड बाय 18। चले जी, अब जरा देखें वाई यूज्ड इन जी कितना इस्तेमाल हुआ था, 6250। इसका मतलब है इतने घंटे तो इधर चले गए, 6250 केजी ये चले गए जी के अंदर। तो उसके घंटे भी तो गए, कितने घंटे चले गए, 25,000। 6250 मल्टीप्लाइड बाय 4। और जी के ऊपर कितने चले गए, जी के लिए फर्दर चाहिए ना, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने इसको 10,000 को 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। जो वेस्टेज है ना वो स्टार्ट ऑफ द ईयर आइडेंटिफाई होगी, उधर ही वेस्टेज होगी। उसने खुद लिखा हुआ है, अगर वो कहता ना 60% काम करने के बाद हुई तो फिर हम 60% लेते। उसने तो स्टार्ट में वेस्टेज होगी, मटेरियल सारा जाया हुआ, ना उसके ऊपर ओवरहेड लगे ना उसे लेबल। तो टोटल कितने आवर्स यूज हो गए, 41,000 घंटे लग चुके हैं। 80,000 आपके पास अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल 80,000, रिमेनिंग आवर्स जनाब ये 39,000 घंटे आपके पास हैं जो जी में इस्तेमाल नहीं होने। मतलब ये भी जी में इस्तेमाल हो जाएंगे वाई वाले, ये एडिशनल इस्तेमाल हो जाएंगे। 39,000 घंटे रह गए जो आप इससे वाई बना सकते हो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं,
4 घंटे में 1 यूनिट 4 घंटों में बनता है, तो 39,000 घंटों में कितने केजी बन जाएंगे प्रोडक्शन ऑफ वाई? प्रोडक्शन ऑफ वाई विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। पॉइंट पे लिखा हुआ है कि 90% पैसे में चला गया। वो कहता है मशीन की कैपेसिटी 90% इस्तेमाल हो रही है जितनी लेबर काम कर रही है, तो मशीन की कैपेसिटी की बात कर रहा है वो, ना कि लेबर की बात कर रहा है। लेबर आज 80,000 है, कहता जो हमारी लेबर काम कर रही है ना, तो मशीन की कैपेसिटी का 80% पे काम कर रही है, तो मशीन की कैपेसिटी एक्स्ट्रा है, लेबर के बारे में कुछ नहीं कहा। डिवाइडेड बाय 4, 9750। तो ये दूसरा जवाब था। पहले उसने क्वांटिटी पूछी थी जो इस्तेमाल हो रही है जी के अंदर, और दूसरा उसने पूछा था कि जो बाकी क्वांटिटी बच जाएगी जिससे आपने वाई बना लेना विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। 25,000 घंटे लग गए जो वाई इस्तेमाल होना है जी के अंदर, 16,000 घंटे लग गए जो फर्दर प्रोसेसिंग पे लगेंगे, 41,000 कंज्यूम हो गए, 80,000 में से बाकी बच गए 39,000। इस 39,000 से हम वाई बना लेंगे, वो कितना आ गया 9750। ये तो आ गया पार्ट ए, और पार्ट ए ही मुझे पसंद है, पार्ट बी तो वो पुराना सवाल है। पार्ट ए में सिर्फ सवाल की अंडरस्टैंडिंग थी बस, और बहुत सारे लोगों ने पार्ट बी से 11% लोगों ने पास भी कर लिया, कोई 2-4 नंबर भी ले लिए होंगे। अब देखिए, एडवाइज वेदर टीएल शुड प्रोड्यूस जी आर नॉट। अब हम क्या करेंगे, हम उसमें कंट्रीब्यूशन लेंगे। पुराना कंट्रीब्यूशन हमारा गिवन है 234, अगर सिर्फ वाई बनाते हो ना 234,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब हम बताते हैं जी का कंट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं, उसका अगर ज्यादा आ गया तो हम कहेंगे जी जी बनाए, अगर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा ना आया तो हम कहेंगे ना बनाओ, तो निकालो कंट्रीब्यूशन। ये है हमारा बी पार्ट। ये पार्ट में जो फर्दर प्रोसेसिंग के 16,000 घंटे लगे हैं, वो हमने वाई के पहले कैलकुलेट किए तो टोटल उन्हीं आप से नहीं, वो तो वाई तक, वाई के 6250 टोटल 80,000 थे, अब 80,000 तो टोटल है। ये टोटल वाई के नहीं है, नहीं टोटल है जो अवेलेबल, वो वाई के ही है, टोटल वाई के ही है। अब वाई तो हम बनाते हैं पता नहीं कितना ही। अब हुआ ये कि उसने कहा जी 6250, तो ये वाई का जो प्रोडक्शन है वो इस्तेमाल हो यानी जी के अंदर, तो इसका टाइम भी तो जी के लिए हो गया फिर, ठीक है। अब यहां तक तो बन गया वाई। अब इसके बाद फर्दर 2 घंटे पर यूनिट में मजीद लगने हैं। 2 घंटे किसके हैं, वो वाई वाले घंटे किस कर रहे हैं हम? नहीं, वो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें जी प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल कितने आवर्स कंज्यूम हो जाते हैं। वाई भी उसमें लगता है, पहले वाई बनता है, वाई बनाने तक कितने घंटे लग गए, उसके बाद फर्दर 2 घंटे पर यूनिट के हिसाब से लगते हैं, 8,000 यूनिट के हिसाब से 2 से तो 16, तो तब बन जाता है जी। तो जी को बनाने के लिए ये घंटे भी लगे, फिर ये घंटे भी लगे, तो इसका मतलब है जी तो टोटल तैयार होता है वो 41 आवर्स में इस्तेमाल तैयार होता है। अब बाकी हमारे 80,000 में से इतने 41 तो कंज्यूम हो गए, जो 13 और वो आप वाई को बना लें, क्योंकि एक ही तो डिमांड पूरी हो गई। चले जरा खामोशी वापस देखें, वो इधर बाद में डिस्कशन होगी अजलान, ओ भाईजान इधर क्वेश्चन ये है कि उसने कहा है, इसके अंदर भी एक पॉइंट शायद कुछ लोगों ने मिस कर दिया, देखते हैं कि आप लोगों को कंसीडर होता है या नहीं। अगर हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी उसकी सेल वैल्यू जी। ऐसा भी कर सकते हैं, 80,000 घंटे 8,000 यूनिट है टोटल, और एक यूनिट की सेल वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज एंड 1000 कर लेते हैं, कितना आ गया, कितना इन 1000 में कर लो ना, 4 लाख आ गया इन 1000 में, लेस
मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट जो हमारे पास आई है, ये मटेरियल कॉस्ट जो 171,000 है, ये कितने यूनिट की है पता है, कितने केजी की है? ये 18,000 की है। तो जब आपको ये मटेरियल चाहिए 171,000 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 6250, ये क्या चीज आई? ये मटेरियल जो वाई के ऊपर लग चुका है, ये उसकी कॉस्ट है कितनी? 59,375 और उसके बाद दूसरा कितना का हमारा जो वो कितना लगा? 3750 मल्टीप्लाइड बाय नहीं 19200। 3750 तो केजी लगे और 1 केजी की कीमत क्या है? 19200। कितना आ गया? 70। मैं तो कहता हूं अब ऐसा करो कि ऐसे बार बार करने से ना इन तीनों को प्लस कर लो। 171, 21,600, बल्कि 2,16,000 है ना, ये प्लस करके यहां पर ना 2,16,000 ले लेते, क्योंकि ये सारी बार मटेरियल लेबर ओवरहेड बार बार ऐड करने से बेहतर है 2,16,000। 2,16,000 इसमें वाई का मटेरियल भी है, वाई का लेबर भी है और वाई का ओवरहेड भी है। हम बार बार करने की बजाय एक ही दफा इकट्ठा कर लेते हैं ना, और बाकी जो है वो एडिशनल अलग से कर लेते हैं। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 75। इसको ये अमाउंट 75,000 है। टोटल कितनी आ गई? 147,000। 147,000। उसके बाद एडिशनल लेबर 2 घंटे और 1 घंटे का रेट क्या है? 300। फैक्ट्री ओवरहेड 2 घंटे और 1 घंटे का रेट क्या है? 325। कितना आ गया? 1 यूनिट के 2 घंटे 800 से मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी 8,000। 4,800 पर केजी के साथ ही कर लेना था। कितना आ गया? 4,800, 4,800, 5200। 5200। चलें जनाब। और ये जो हमारा आंसर आया है, ये 1 केजी का है या ये 8,000 केजी का है या 1 केजी का है? 8,000। चले फिर ठीक है, चले करें माने जरा। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना 243,000। ओके, अब वाई का कंट्रीब्यूशन 34,000। ये कितने हजार यूनिट का है? 18,000 का। और हम जो बगैर प्रोसेसिंग के बेचेंगे वो कितने यूनिट बनाए थे? 9750। तो ये भी इसी का ही कंट्रीब्यूशन होगा, ये भी इसी का ही कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब क्यों? क्योंकि इतना जी बन जाएगा और बाकी वाई इतना तो बनेगा ना, तो ये भी कंट्रीब्यूशन आना है इधर। कितना आ गया? 126,750। 10,000 में लिखवाया ना। देखें, जब आप जी बनाओगे, जी से तो कंट्रीब्यूशन इतना आएगा, जो बाकी आर्स बच जाएंगे उसे वाई भी तो बनाओगे। जी बनाने के साथ साथ वाई का भी कंट्रीब्यूशन आएगा जो बाकी बचेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेन क्या है कि जी को बनाए या ना बनाए। अगर हम जी को बनाते हैं तो जी भी बनेगा और कुछ यूनिट वाई के भी बनेंगे, यानी फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर। तो फिर हमारा फायदा जी बनाने के ऊपर, ये दोनों फायदा, ये जी से आ जाएगा, ये वाई से आ जाएगा। और अगर हम वाई बनाते यानी जी बनाते ही नहीं है, फिर वो कंट्रीब्यूशन सारे का सारा आएगा। तो कितना आ गया? 369,750। 369,750। अगर आप फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं, ये इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो वो देख लेना, तरीकाकार यही है। क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा।
ठीक है। अगर आप फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो ओवरऑल तो जी और वाई से इतना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 369,750। अगर आप बगैर फर्दर प्रोसेस के बेचते हो तो 234 आता था। सिर्फ वाई बनाकर बेचते थे ना तो 234 से कमा रहे थे। अब अगर आप जी बनाते हो तो जी से भी इतना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और साथ वाई से भी आ जाएगा। वैसे भी यहां से ही हमारा वो 243 भी ऊपर जा रहा है तो वहां से भी हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। तो ये हमारा, तो हमारी क्या रिकमेंडेशन होगी कि फर्दर प्रोसेस करके बेच। ठीक है जी। तो ये हमारा सवाल था तैमूर लिमिटेड वो 3% वाला। इसके नंबर कम है। नंबर कम है, ज्यादा होने चाहिए नहीं। इसमें इतना टाइम, ये सोचने वाला सवाल, बाकी तो कुछ भी नहीं था इसमें, सोचने के तो नंबर। चलो जी 10 मिनट की आप ब्रेक कर ले, फिर अगला क्वेश्चन जय करवा दूं। अच्छा फिर आप पक्की ब्रेक लेना चाहते हो, चलो ठीक है फिर आगे चलते। ओके इसको ना साथ साथ नोट करते जाओ और साथ साथ ना उर्दू में भी लिख लिया करो। कभी कभी अपना लिखा बाद में समझ नहीं लगता, तो इसलिए उर्दू में लिख लिया करो कि हमने ये चीज ऐसे लिखी थी। अभी आप ना धड़ाधड़ नोट कर लेते हो तो बाद में फंस जाते हो और ये सवाल इधर ऐसे ही समझ लगते हैं, सोल्यूशन वगैरह देख के कभी नहीं समझ लगते। चले जी, आप ये इमेजिन करें जिस शख्स के तीनों सवाल, ये अभी तीसरा कर रहे हैं, एक ही पेपर में तीनों सवाल थे, उनकी हालत वाकई होनी चाहिए थी। रिजल्ट तो अच्छा ही होता है, मतलब ये तो ना आई कैप बेसिकली चाहता ही है कि आपको परेशान करे। आओ जरा क्वेश्चन है जनाब, कहता है डिटरमाइन वेदर न्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर द LTM 78R। चले आप वापस आ जाओ, ब्रेक खत्म हो गया क्योंकि आपने खुद ही कहा कि ब्रेक नहीं देनी, हमें छुट्टी जल्दी चाहिए। ऐसे टारगेट तो 4 क्वेश्चन का था, चलो 3 पे खत्म कर देते। हाँ कल न्यूटो नहीं, इसके तो आप एक क्वेश्चन वो आप खुद ही कर लेंगे, वो इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर ना हुआ तो फिर वो देख लूंगा या उसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। NEW Numan Engineering Works is engaged in the manufacturing of sail and electric motors of a single specification model EMV33. The production process of EMV33 involves 2 departments A and B. 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं जनाब, A और B। अच्छा सबसे पहले तो आपने ऐसा करना है कि आप ये यहां पर लिखे 5600 और नीचे लिखे 7500। ऊपर 5600 और नीचे 7500। अच्छा पेपर में ना पासिंग मार्क्स होते हैं, बुरा या अच्छा पेपर पासिंग मार्क्स होते हैं, इसलिए इस चीज का आइडिया रखना है कि हर सवाल के अंदर पासिंग मार्क्स हैं, चाहे जितना भी ड्रॉना पेपर है। अभी तो ये ना स्क्रीन में वो पेपर थोड़ा होता है ना, तो आपके पास वो पेपर फुल फ्लैज होता है, तो आप सुल्तान इंडस्ट्री वाला पेपर देख के वो वैसी 1.5 पेज का है, वो बंदा पढ़ते पढ़ते वैसे भूल जाता है पीछे क्या पढ़ा। तो वो लास्ट में टाइम नहीं बचता ना। चले लिखा हुआ है जनाब यहां पर डिपार्टमेंट ए, यहां पर देखें ना ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अवेलेबल मंथली आवर्स, मतलब ये 30 डेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ
वो कहता है कि डिपार्टमेंट ए के अंदर ना 5400 मशीन के आवर्स अवेलेबल हैं और लेबर अवेलेबल है 5600 की। डिपार्टमेंट बी के अंदर 3600 मशीन के आवर्स अवेलेबल है और 75 अवेलेबल है। फिर वो कहता है आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, मशीन के लिए 6 घंटे और लेबर के 7 घंटे, और डिपार्टमेंट बी में 5 और 10। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, यहां से पहले हमें ये आइडिया लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट एक बन रही है, डिपार्टमेंट 2 काम कर रहे हैं और दोनों डिपार्टमेंट में मशीन भी है और लेबर भी है। अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं कि मशीन ए, ये जो 5400 अवेलेबल है, ये कितने यूनिट बना सकती है, बस ये बताना है। डिपार्टमेंट ए के अंदर जो मशीन इस्तेमाल हो रही है वो कितने यूनिट बना सकती है? कितने? 900। मशीन बी कितने यूनिट बना सकती है? डिपार्टमेंट बी में, सॉरी, 7। उसके बाद लेबर के हिसाब से डिपार्टमेंट ए का लेबर है जी 5600, तो लेबर कितने यूनिट बना सकती है? 800 और 700। अब इस डाटा में आपको कितने यूनिट बनाओगे? 900, 800, 740, 720। 720 बनाओगे, क्योंकि रिक्वायर्ड इतने हैं। इसका मतलब है इसमें मशीन आपका लिमिटिंग फैक्टर भी है, क्योंकि देखिए सपोज दैट दोनों सारे मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। 900 यूनिट के लिए चलो है यूनिट, लेकिन ये जो इसके डिपार्टमेंट, ये तो 720 बना सकता है, ये तो 720 से ज्यादा यूनिट बना ही नहीं सकता। जो डिपार्टमेंट बी के अंदर मशीन इस्तेमाल हो रही है वो 720 से ज्यादा यूनिट नहीं बना सकता। तो पहली बात कि हमारा जो EMV33 है, इसके हमने कितने यूनिट बनाने हैं? 720। इस डाटा का सिर्फ इतना ही मकसद था कि हमें यह पता चल जाए कि हमने कितने यूनिट बनाने हैं। यहां पर आ जाए ताकि ये डिटेल बताई हुई है LTM17, जो नई प्रोडक्ट हमने बनानी है। इसमें भी वही चीज है, कहता है मशीन कितने घंटे लगेंगे? 10, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी के 6, लेबर आवर 8। और अब अगर मैं इस डाटा को इसके साथ कंपेयर करवाऊं और मैं आपसे पूछूं कि नई प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए और उसके मशीन कितने बन सकते हैं? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए की मशीन 10 घंटे लगते हैं नई प्रोडक्ट के ऊपर, और ये डिपार्टमेंट ए है ना, उसके टोटल 5400 है। इसका मतलब है अगर वो ये बनाना चाहता है तो 540 बना सकते। फिर दोबारा देखें, डिपार्टमेंट बी, ये उसके मशीन, ये मशीन आवर लगते हैं और ये डिपार्टमेंट बी के मशीन आवर्स हैं 9 नहीं, 3600 को 6 पे डिवाइड करेंगे। उसने ना अरेंजमेंट भी चेंज किया है, यही तो आई क्या ब्यूटी है। अब जरा देखें, लेबर आवर चाहिए डिपार्टमेंट ए के 8 घंटे, और यहां पर देखिए डिपार्टमेंट ए के 8 घंटे कितने हैं? 5600 डिवाइड बाय कितना? आप बताएं फिर। दोबारा सुने, कोई देर वापस आओ। मैंने ब्रेक ऐसे दी थी कि आपको बातों की ना क्यूरियोसिटी होना शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ बातें करने के बाद फिर शुरू करते, फिर बातें ना करें, छुट्टी जल्दी हो जाएगी, फिर बैठ के उधर ना गपशप कर लेना, रनिंग पूरी कर लेते हो ना आप लोग, करनी भी चाहिए। अब सुने, उसने बता दिए कि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, उन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर 2 मशीनें, 2 लेबर, मशीन और लेबर। हमने ये देखना है कि उन डिपार्टमेंट से मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो सकती है। अगर पुरानी प्रोडक्शन है 720 हो सकती है, नई प्रोडक्शन 540 हो सकती है। देख लें, डिपार्टमेंट भी वही है, मशीन, और इसका मतलब इसमें भी क्या चीज, मशीन आवर्स ही लिमिटिंग फैक्टर, उसमें भी मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, इसमें भी। अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं, ताकि ये वो चीज थी जिसको बाद में ऐसी टेंशन इसने क्रिएट करनी थी, तो हमने पहले ही हल करके रख लिया कि भाई हमें कितने ये पुरानी प्रोडक्शन कितनी बना सकते हैं? 720, नई प्रोडक्शन 540, यहां लिख लेते हैं। अब चलते हैं यहां पे, कुछ चीजें आपने बतानी है, कुछ चीजें मैंने।
कहता है जनाब ये आपके पास किस प्रोडक्ट का डाटा गिवन है, EMV33 का। कहता है 60,000 की सेल होती है, 20,000 का मटेरियल लगता है ए और बी का मिला के, 5300 का लेबर लगती है, फिक्स्ड ओवरहेड 1500 और वेरिएबल ओवरहेड 3800, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 30,600 और प्रॉफिट 29,400। अगर मैं इसमें से कंट्रीब्यूशन पूछूं तो फिक्स कॉस्ट को साइड पे कर दो तो बाकी कंट्रीब्यूशन है। यह है पुरानी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर ये दोनों पार्ट्स बनानी है नहीं, पुरानी पहले बना रहे, नहीं बनाए या ना बनाए। अब इसमें हुआ ये कि आपके पास अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन फाइंड करवाना चाहूं तो इसके बगैर बताया कि कितना करना, ये 1500 है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 29,400 में 1500 ऐड कर दो, वो माइनस हुआ है ना, वापस ऐड कर दो 30,000। ये पुरानी प्रोडक्शन से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब आ जाए यहां से, ये सवाल आपका इतना है, यहां से सवाल शुरू हुआ है। New has recently been approached by a customer interested in purchasing 990 unit of a special type of motor model LTM 78, offering 105,000 for each unit. सेल आ गई 990 यूनिट की। However, accepting this order would require suspending the production of EMV33। लो जी, कहता है वो बंद करो, हिस्से बनाओ। अब हमने यही देखना है कि वो बंद करें या ना करें। अब इसमें क्या फायदा हो रहा है, कहता है डिटेल रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ LTM3। ये तो हमने निकाल लिया कि जी 540 यूनिट, यानी 540 घंटे अवेलेबल है, 540 30 दिन में बना सकते हैं, क्योंकि एक महीने का डाटा ना, ये ऊपर मैंने 30 डेज, एक महीने में 540 यूनिट बना सकते हो। ऑर्डर कितने हैं 990, तो हमने ये देखना है बेसिकली कि 990 यूनिट बनाने के लिए कितने दिन या कितने दिन लग जाएंगे। आगे चलते हैं। द सेटअप टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन ऑफ LTM इज 3 days। कहता है जहरी सी बात है, नई प्रोडक्शन बनानी है, उसके लिए सेटअप पे कितने दिन लग जाएंगे, एंड अदर 2 days वुड बी रिक्वायर्ड टू रिवर्ट बैक टू द प्रोडक्शन ऑफ, 2 दिन और लग जाएंगे। कौन से भला, कि वापस अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शन पे आने के लिए, क्योंकि हमें एक असाइनमेंट मिली है 990, वो खरीदने के बाद फिर वापस, इसका मतलब है 5 दिन तो ये भी हमारे एक्स्ट्रा लगेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये बता दें कि कितने दिन में 990 यूनिट बना सकते हैं। 55 दिनों में, और 5 दिन ये भी लगेंगे एक्स्ट्रा। इसका मतलब है 60 दिन हमारी प्रोडक्शन पिछले वाली बात हो जाएगी। नहीं पता चला, ये तो कंफर्म हो गया ना। 990 यूनिट कितने दिनों में बनेंगे, 990 यूनिट कितने दिनों में बनेंगे, 540 यूनिट बनते हैं 30 दिनों में, 540 यूनिट बनते हैं 30 दिनों में, तो 990 यूनिट कितने दिनों में बनेंगे, 30 over 540 मल्टीप्लाइड बाय 990, कितना आ गया 55 तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 30 दिन है 540 के, और मुझे कितने दिनों, कितने यूनिट के दिन चाहिए, 990 दिन, 990 यूनिट के, प्लस 5 60 दिन। हम ये 5 का तो पता है ना ये कौन, इसका मतलब है 60 दिन आपकी पुरानी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी और एक महीने में 720 तैयार होती है। तो पुरानी प्रोडक्शन कितने दिन बंद रहेगी, 2 महीने। कितने यूनिट सैक्रिफाइस करोगे, 1440। मेन ये उसने पूछा है कि आपको दोबारा देखें कि 990 यूनिट बनाने, 990 यूनिट बनाने हैं, तो हमने ये देखा कि 990 यूनिट हमारे तो एक महीने में 540 बन सकते हैं, हमने 990 बनाने, तो इसका मतलब है अगला महीना में लग जाए, 55 दिन लग जाएंगे 990 यूनिट बनाने के लिए, और 2 और 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। 60 दिन हमारी पुरानी प्रोडक्शन बंद होगी। पुरानी प्रोडक्शन 30 दिनों में 720 यूनिट बनाती है, 30 दिनों में 720, तो 60 दिनों में 1440।
नेक्स्ट वो कहता है आइडल लेबर इज पेड 85% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज रेट, आइडल लेबर आर रिलेटेड टू हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड ओवरहेड। हम ये देख लेंगे कि क्या हमारी कोई 2 महीने हमने काम करना है ना नई प्रोडक्ट के ऊपर, अगर सारी लेबर पूरी काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा बंदा बैठा है तो उनको 85% भी पे करना है। इसका मतलब है जो नई प्रोडक्ट बनानी है उसकी अपनी कॉस्ट तो आनी है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएगी। तो क्वेश्चन समझो हो गया। अब सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं नई प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन। आया जी, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली हमें दोनों प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन पे कंपेयर करना हाँ जी, है, किसका ज्यादा है होगा। मतलब 2 महीनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं ना। अगर नई प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है हम कहेंगे जी 2 महीने कर लो काम। सेल 990 यूनिट, 1 यूनिट की सेल 1,05,000, कितना आ गया? 103950,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल, ईच यूनिट 20,000 लगता है डिपार्टमेंट ए के अंदर और 10,000 लगता है डिपार्टमेंट, तो टोटल कितना हमें 1 यूनिट के लिए मटेरियल चाहिए? 30,000 रुपए का। पर यूनिट ना फाइंड कर लें पहले, वो ज्यादा फिर एंड पे 990 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ना अमाउंट बड़ी हो जाएगी। पर यूनिट ही लेते हैं। सेल हमारी 5 यूनिट है 1,05,000। मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी? 30,000। लेबर, अब आए जरा, ये लेबर कॉस्ट है 2100 रुपए लगे हैं डिपार्टमेंट ए के अंदर। तो पहले ये तो पता करें कि एक, हमें तो ये घंटे तो पता है ना, कितने घंटे लगते हैं? डिपार्टमेंट ए, ये डिपार्टमेंट ए है और इसमें हमने क्या देखना है जनाब? लेबर 7 घंटे। इसको 7 पे डिवाइड कर दो तो पर आवर रेट आ जाएगा 300 रुपए। ये आपकी साइड पे बल्कि इधर ही लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें। डिपार्टमेंट ए का लेबर कितने घंटे? 300 पर आवर है। डिपार्टमेंट बी की लेबर, डिपार्टमेंट बी का 3200 रुपए है जनाब और 10 घंटे लगे थे 320। अगर हम डिपार्टमेंट ए से काम करवाएंगे तो 300 रुपए के हिसाब से पड़ेगा और अगर डिपार्टमेंट बी से काम करवाते हैं तो 320 रुपए का पड़ेगा। अब नेक्स्ट है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स कितने लगे हुए हैं यहां पर देखें, 1800 रुपए, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स है ना। तो जनाब डिपार्टमेंट ए के मशीन आवर्स कितने हैं? 6, तो 6 पे डिवाइड कर दें 300 और इसको किस पे डिवाइड कर दो? कितना? 400। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट ए डिपार्टमेंट का 300 और वेरिएबल ओवरहेड बी डिपार्टमेंट का 400। एक ये पर आवर रेट गिवन है। अब जरा थोड़ी समझदारी दिखाएं। नई प्रोडक्ट बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए के कितने घंटे चाहिए? ये डाटा डिपार्टमेंट ए के, ये डिपार्टमेंट ए है, ये उसके लेबर आवर्स हैं। 8 घंटे चाहिए और उसका रेट क्या है? 300 रुपए प्लस। डिपार्टमेंट बी के कितने घंटे चाहिए? लेबर आवर देखनी है 12 और उसका रेट क्या है?
इसका मतलब है ये पैसे लग रहे हैं नई प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर के, जितने घंटे चाहिए मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट निकाला पिछली प्रोडक्ट से, आवर्स इसके अपने, कितना आ गया 12, कितना आ गया 6240। अब वेरिएबल ओवरहेड बता दें। वेरिएबल ओवरहेड में मशीन आवर्स देखने हैं। वेरिएबल ओवरहेड मशीन आवर्स देखो, डिपार्टमेंट ए के कितने मशीन के घंटे लगते हैं 10 और 6। 10 का रेट है 300 और 6 का रेट है 400। 5400। नेक्स्ट, और कॉस्ट कौन सी आ रही है? मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फिक्स तो वैसे इग्नोर कर दी, वेरिएबल। अब आ जाएगा कंट्रीब्यूशन लॉस। कंट्रीब्यूशन लॉस, कंट्रीब्यूशन लॉस हमारी कॉस्ट होती है। कंट्रीब्यूशन लॉस हमने देखना है पर यूनिट, क्योंकि ये पर, बल्कि ऐसा करते हैं, आसान काम आपके लिए कर देते हैं, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ये निकाल लें, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 105 minus 30,000 minus 6240 minus 5400 63360। अब टोटल कंट्रीब्यूशन 990 मल्टीप्लाइड बाय 63360। 6 पूरे कर देते हैं। आपका इतना कंट्रीब्यूशन आएगा नई प्रोडक्ट से, इतना कंट्रीब्यूशन आएगा नई प्रोडक्ट से। तो जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन लॉस भी होता है 2 महीनों का पुरानी प्रोडक्ट का। इसमें आइडल लेबर जी हाँ, आइडल लेबर भी है, आइडल लेबर भी है, आइडल लेबर वो सर कंट्रीब्यूशन के साथ ही सेट है, वो कंट्रीब्यूशन के साथ ही कहते हैं। वो तो एस आइडल लेबर कितनी है, करो जरा फाइंड। आइडल लेबर तो सिंपल 1440 यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए के डिपार्टमेंट बी के कितने घंटे चाहिए थे? 1440 यूनिट बनाने हैं ना, 1400। उसकी भी ऑलरेडी एडिट है फिक्स। अभी हमने टोटल आवर्स निकाल लेते हैं ना, टोटल आवर्स में से इसके आवर्स माइनस कर देंगे नई प्रोडक्ट के, जो बाकी आवर्स बचेंगे वो आइडल होंगे, और आइडल के 85% के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। चले जी, आपके पास डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए के कितने घंटे चाहिए? 1440 यूनिट है ना 2 महीनों के अंदर। ये 1440 यूनिट प्रोडक्ट पुरानी के हैं, पुरानी है, हाँ पुरानी की उसमें ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट में ऐड की हुई है, वो ऐड किए हुए हैं। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ आवर्स कितने उसके लिए होते हैं, उसी हमने प्रोडक्ट बंद कर देंगे ना इतने दिनों के लिए। बल्कि यहां पर हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल तो है, ये अवेलेबल है ना लेबर। अब आपके पास यूटिलाइज कितने हो गए? 540 यूनिट बनाने के लिए कितने आज यूटिलाइज हो गए? मल्टीप्लाइड बाय डिपार्टमेंट ए के कितने घंटे लगते हैं? 540 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 540 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितने आ गए? 43 प्लस 6480। ये डिपार्टमेंट ए के हैं और ये डिपार्टमेंट बी के हैं। अब आपके पास डिपार्टमेंट ए के अवेलेबल कितने हैं? 5600 और 7500। ऐसे मेरे ख्याल में तो 1440 वाले होने चाहिए, लेकिन अवेलेबल है तो फिर हम देख 1440 के घंटे होने चाहिए मेरे ख्याल में। आई कैप नहीं पता मुझे। 1440 यूनिट बनाने के लिए ए के कितने घंटे चाहिए? लेबर ए के 7
और बी के 10। तो बताएं ए के कितना आंसर आ गया? 100 और बी के 14400। अब यूटिलाइज्ड 990 यूनिट बना लिए ना हमने। 990 में ए के कितने घंटे लग गए? ये कॉमन 8 और बी के 8 से मल्टीप्लाई करें 990 को 7920 और बी का 11880। आइडल कितने आ गए? 2160। इसके 25। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट सुने। पहले तो आपने कैलकुलेशन किए ना, अब आए जरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। इधर आ जाए, इधर वापस बात देखें। 1440 यूनिट हम बना रहे थे पुरानी प्रोडक्ट। 7 घंटे के हिसाब से कितने घंटे लगने थे? 1080। और 10 घंटे के हिसाब से कितने घंटे लगने थे? इतने पुरानी प्रोडक्ट के ऊपर घंटे लगने थे। लेकिन नई प्रोडक्ट के लिए 8 और 12 घंटे, उसमें तो इतने घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है ये जो बंदे हैं, क्योंकि पुरानी प्रोडक्ट तो हमने बंद की हुई है, ये जो एडिशनल घंटे हैं ये तो हमारे आइडल हो गए। अब वो कहते हैं कि इसकी जो पेमेंट है ना वो 85% तक करनी है आपने। इसका मतलब है इसका ए का डिपार्टमेंट ए का रेट क्या है? डिपार्टमेंट ए के लेबर का रेट क्या है? 300 का 85% पे करेंगे। और इसका कितना रेट था? 320 का 85% पे करेंगे। तो ये भी नई प्रोडक्ट की कॉस्ट बन गई। दोनों को प्लस किए, कितना आ गया? 550 800 प्लस ये कितना आ गया? 685 440। दोनों को प्लस कर दें। 1236 240। ये हमारी लेबर की जो कॉस्ट है ये एक्स्ट्रा लगेगी। ये किसकी वजह से लगेगी? नया प्रोडक्ट के बनाने की वजह से। तो ये भी हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन में से आइडल लेबर अमाउंट बता दें। 1236 कंट्रीब्यूशन से माइनस होगी। कंट्रीब्यूशन लॉस 1440 यूनिट हमारे लॉस हो जाएंगे 2 दिन में। और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन हम फाइंड कर चुके हैं, यहां पर ही फाइंड करके रख लिया था कंट्रीब्यूशन पुरानी प्रोडक्ट का। ये क्यों? 30,000 और ये पर यूनिट ही है, ठीक है। तो 30,900 444 96 नेट कंट्रीब्यूशन 4160 ये हमारा नेट कंट्रीब्यूशन आ गया। मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल के और सारा कुछ निकालने के बाद। और अगर हम ये पुरानी प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर हमारा कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा था, वो कितना है? वो गिवन है। ये 30,900 यही तो है। 30,000 यही तो कंपेयर किया, ये जिसमें माइनस किया ना, ये हमारा नेट कंट्रीब्यूशन आ गया। इसको कंपेयर करना था इसके साथ, तो नेट हमें बेनिफिट हो रहा है। या आप ऐसा करो कि इन दो 726,400 में से माइनस करें 1236,240। ये सिर्फ माइनस पे कितना आता है? 61490 160। ये आ रहा है नई प्रोडक्ट बनाए तो। और ये वाला कंट्रीब्यूशन हम लॉस कर रहे हैं। अगर हमने उसको पहले ही माइनस कर दिया तो ये हमारा अगर नेगेटिव आता तो हम कहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे। ये पॉजिटिव आ गया
तो हम क्या कहेंगे कि हम बना लिए नेट बेनिफिट आ गया लॉस को भी कंसीडर करने के बाद। या फिर आप ऐसा करें कि इसको और नेट इसको कंपेयर कर लें तो तब भी आ गया। तो हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी कि NEW शुड एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ LMT जो भी मॉडल, ठीक होगी बात। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इतनी टेक्निकल बातें नहीं थी जितनी तैमूर वाले क्वेश्चन में थी, लेकिन फिर भी ये भी अच्छा था। चले जी, आपका तकरीबन डिसीजन मेकिंग कंप्लीट, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट तो कर देना है। अब इसका कोई भी सवाल अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपने मुझे मैसेज करके बता देना है, तो मैं उसका, बल्कि डिसीजन मेकिंग है ना, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, जो बेसिक होंगे वो तो नहीं, तो मैं उसके ऊपर पेज भी दे दूंगा लेक्चर का नंबर लेके कि किस लेक्चर के अंदर किस साल का पेपर, कि अगर कोई परेशानी आए। अच्छा, उसमें कैलकुलेशन का एरर हो सकता है, वो हमेशा कहता हूं, उसकी वजह ये होती है क्योंकि मैं करता हूँ कैलकुलेशन स्पीड में, मैं दोबारा फिर वेरीफाई नहीं करता, वो कभी 1 2 3 रह जाता है लिखना, ये रह जाता है हमेशा, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना बार बार वेरीफाई करने से। यहाँ पर ये फायदा होता है कि आप लोग कैलकुलेशन में वो गलती होती है तो बता देते हो, तो जब खुद से बंदा कर रहा था रिकॉर्डिंग तो ये पता ही नहीं चलता, और मैं फिर रहने देता हूँ। ओके जी।